हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है सर। सर, ये क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। ये क्लास आपको तब देखनी है जब आप अपना फुल सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। जब आप अपना फुल सिलेबस कंप्लीट कर लोगे प्लस स्टडी नोट नंबर 1 ओनली बेसिक, जहां तक बेसिक है बस बेसिक का रिवीजन कर लोगे। स्टडी वन नोट वन बेसिक का रिवीजन कर लोगे, फुल सिलेबस कंप्लीट कर लोगे और स्टडी नोट नंबर 1 का बेसिक कर लोगे, तब आपको एक क्लास देखनी है, अदरवाइज ये क्लास देखनी नहीं है। मैं मानते हुए चलूंगा, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं मानते हुए चलूंगा कि आपने ये दोनों काम कर लिए हैं। फिर मत कहना नहीं समझ में आया, क्योंकि मैं मान के चलूंगा, क्योंकि मैं बताऊंगा सर मैंने यहाँ पढ़ाया था, मैंने यहाँ पढ़ाया था, मैंने यहाँ पढ़ाया। ठीक है, चलो। तो फुल सिलेबस प्लस स्टडी नोट नंबर 1 का बेसिक फिर दोबारा एक बार रिविजन करना है। और ये जितने भी मैं आपको एमसीक्यू ट्रू फॉल्स करा रहा हूँ, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रू फॉल्स है। पेपर के अंदर इसके आने की बहुत चांस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस है ये। अब जो एमसीक्यू ट्रू फॉल्स होंगे इसके अंदर से तो पेपर में आएगा, इसी के अंदर से पेपर में आएगा दोस्त। मान लो इसके अंदर से, अरे आप देखो ना स्टडी नोट नंबर 1 कितना बड़ा है। स्टडी नोट नंबर 1 में आप कितने मार्क्स का है, देखो 80 मार्क्स का काउंटिंग है, 20 मार्क्स का हुआ है। आपकी बात देखो 35 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ क्या है, 35 नंबर का सिर्फ और सिर्फ बेसिक है और प्लस स्टडी नोट नंबर 1। इसके अंदर चैप्टर्स भी है, और 35 नंबर अगर मान लो बड़े क्वेश्चन डेफिनेशन हो गया, एक्टिविजन हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, तो ये सब मिलाकर भी, जैसे कि ये सालों छोड़कर अगर ये 4 हम लेते हैं, इनको छोड़कर आपने अगर ये करा तो इसके मतलब 15-15-20 नंबर आराम से मिलेंगे आपको एमसीक्यू ट्रू फॉल्स के अंदर। इससे एमसीक्यू ट्रू फॉल्स आएंगे और कुछ नहीं आएगा, मतलब अभी तक जो बेसिक पढ़ा उससे सिर्फ एमसीक्यू ट्रू फॉल्स है। इसलिए मुझे आज की क्लास के अंदर एमसीक्यू ट्रू फॉल्स कराना है। जितना मैंने बेसिक में पढ़ाया था वो इनफ है बस। आप जितना मैंने पढ़ाया होगा आपको पूरा समझ में आएगा कॉन्फिडेंसी, और नहीं समझ में आएगा तो हमसे पूछ लीजिएगा क्वेश्चन। लो भाई स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास से, और लाइन से करते हैं सारे करता। ठीक है, चलो भाई पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक बार ये मैंने पहले भी स्टार्ट कराया था, फिर मैंने छोड़ दिया था बीच में, मुझे लग रहा था कि नहीं होगा, और शुरू से कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, करेंसी ट्रांजैक्शन एंड आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ रूलिंग करेंसी ऑफ द कंट्री इन विच द अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। जिस करेंसी पे अकाउंट प्रिपेयर करे जा रहे हैं उस करेंसी पे उसको रिकॉर्ड करा जाएगा। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है बताओ। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल कहता है भाई कि आप अगर आप रिकॉर्डिंग रुपीज में कर रहे हो तो डॉलर में आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जिस इंडिया के अंदर रुपी चलता है और आप भी अगर रुपीज में बना रहे हो तो आप भी क्या करोगे, रुपीज में ही रिकॉर्डिंग करोगे हर ट्रांजेक्शन की। ठीक है, चलो नॉर्मल था ये, तो नॉर्मल है 20,000 मैं पहले भी सिखाया था आपको। द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंस ऑफ अकाउंटिंग पीरियड इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट। एक्सपेंस का डिटर्मिनेशन कैसे होगा, एक्सपेंस का डिटर्मिनेशन मुझे बताओ। एक्सपेंस और इनकम कहां पर मैच करते हैं भाई, एक्सपेंस और इनकम कहां पर मैच करा जाता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट में मैच करा जाता है, तो वहीं पर डिटरमिनेशन होता है एक्सपेंस का। मतलब मैच करना एक तरीके का होगा, डिटरमाइन एक्सपेंस जो भी होंगे उनको मैच डालेंगे पीएनएल अकाउंट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, और मैच कराएंगे इनके इनकम के साथ, फिर नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकालेंगे। ठीक है, चलो। डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ क्रेडिटर, अगर क्रेडिटर की वैल्यू कम हो जाती है तो बताओ क्या होगा। अगर क्रेडिटर की वैल्यू कम हो जाती है तो मतलब मेरी लायबिलिटी कम हो गई। अगर लायबिलिटी कम हो गई इसका मतलब क्या हो गया, मेरा कैश चलेगा क्योंकि मैंने उसको पेमेंट करी होगी। तो डिक्रीज इन कैश, कैश के जाने की वजह से लायबिलिटी कम हो गया। मेरे को क्रेडिटर को पेमेंट करनी है तो मैंने पैसा दे दिया और मेरी लायबिलिटी कम हो गई। राम ने परचेज करी कार 10,000 रुपए की, पेड करें 3,000 कैश में, बैलेंस अमाउंट विल बी पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट ड्यू टू दिस। तो बताओ टोटल एसेट इंक्रीज बाय 10,000, टोटल लायबिलिटी इंक्रीज बाय 3,000, टोटल एसेट। अकाउंटिंग क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने राम 10,000 की कार का परचेज करी तो मेरे पे कार कितनी आ गई, मेरे पे कार आ गई 10,000 रुपए की। ठीक है, आप मुझे बताओ कार आ गई 10,000 रुपए की, तो एसेट कितनी बढ़ गई, 10,000 से बढ़ गई। कैश कितना चलेगा, कैश कितना चलेगा, कह रहा कैश हमने 3,000 रुपए दिया है, कैश हमने 3,000 रुपए दिया और बाकी हमने इंस्टॉलमेंट कर लिया, मतलब 7,000 की, तो 7,000 की बन गई लायबिलिटी। क्या बन गई लायबिलिटी, 7,000 की। तो क्या गया 3,000 का, तो नेट एसेट कितनी होगी 7,000 की। देखो यार कार आया 10,000 रुपए का, 10,000 की कार आई, 10,000 एसेट आई, और 3,000 की कैश तो गया, तो एसेट कम भी तो होगी 3,000 से, तो नेट एसेट कितनी होगी 7,000, और लायबिलिटी कितनी की होगी 7,000, क्योंकि 7,000 की पेमेंट करेंगे तो लायबिलिटी है, तो 7,000 राइट आंसर। तो टोटल एसेट एंड टोटल लायबिलिटी विल इंक्रीज बाय 7,000। ये तो यहाँ पर टोटल एसेट बाय 7,000 विद द कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन लायबिलिटी बाय 7,000। सी इज द राइट आंसर। एसेट भी 7,000 से बढ़ेगी और लायबिलिटी भी 7,000। तो एक ट्रांजैक्शन के डबल इफेक्ट होते हैं और दोनों से एसेट लायबिलिटी सेम तरीके से बढ़ती है। तो क्या हुआ, कार आई 10,000 की, पैसे गए 3,000 रुपए, तो 10,000 एसेट बढ़ी, 3,000 एसेट कम होगी, तो नेट कितनी होगी 7,000 एसेट हो गई।
और 7,000 की लायबिलिटी को, क्योंकि पेमेंट अभी नहीं हुई है। अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिकॉज ऑफ, किस कॉन्सेप्ट की वजह से अकाउंटिंग, देखो अब ये मनी मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो मैंने आपको पढ़ाए थे सारे के सारे, किस कॉन्सेप्ट की वजह से अकाउंट नॉन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया जाता, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल की वजह से दोस्तों। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल ये रहता है वो ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल नेचर है उसको रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज और कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करी जाएगी, और जो भी हम रिकॉर्डिंग करेंगे वो उस करेंसी में रिकॉर्ड करेंगे जिस करेंसी में अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट, याद है प्रोविजन फॉर बैड डेट कहां से करता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। देखो पहले चैप्टर के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस की बात आ रही है। प्रोविजन फॉर बैड डेट के लिए प्रोविजन आना इज मेड फॉर द कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, फ्यूचर में होने वाले लॉस को आज ही मान लो। तो प्रोविजन क्या होता है, फ्यूचर में अगर लॉस हो जाएगा बैड डेट का तो वो आज ही मान लेते हैं, दिस इज कॉल्ड कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। आया समझ में, कंजर्वेटिज्म मतलब प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, वही तो कहता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। कहता है फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट आर कैटेगराइज्ड एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ, फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट को किस कॉन्सेप्ट से कैटेगराइज करा गया है। सर फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट को आप ऐसा करो गोइंग कंसर्न, एज द कॉन्सेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न क्यों बोला भाई, गोइंग कंसर्न इसलिए बोला क्योंकि हमारा बिजनेस जो होता है सालों साल चलता रहता है, लॉन्ग टर्म लाइफ होती है उसके बिजनेस की, ठीक है। अब हम कहेंगे भाई कौन सी हमारी ऐसी एसेट है जो लंबे टाइम तक चलेगी और कौन सी ऐसी एसेट है जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। करंट एसेट का मतलब क्या होता है, which is converted in cash within 1 year, एक साल के अंदर अंदर अगर इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाए वो करंट एसेट है, जैसे कि डेटर हो, जैसे बीआर हो गए, डेटर एंड बीआर इज अ करंट एसेट। तो करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट का कैटेगराइज किसने करा, गोइंग कंसर्न की वजह से कैटेगराइज करा गया है, क्योंकि गोइंग कंसर्न एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताता है, कहता है हमारा बिजनेस सालों साल चलेगा तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी एसेट हमारे कैश में कन्वर्ट हो जाए और कौन सी एसेट हमें फ्यूचर के लिए यूज करेंगे। तो दैट इज द कैटेगराइज किस वजह से हुआ, गोइंग कंसर्न की वजह से हुआ। गोइंग कंसर्न इज द राइट आंसर। ओमिशन ऑफ पैसे एंड शोइंग द राउंड फिगर इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन, पैसे का भूल जाना और उसको राउंड फिगर में शो कर रहे हैं। मान लो क्या 55.60 है तो 60 है तो 5 या 5 से ज्यादा होता है तो 56 कर लेते हैं, ये 55.40 है तो राउंड फिगर को भूल जाते हैं 55 ले लेते हैं, मतलब 5 या उससे ज्यादा होता है तो अगला घुमा देते हैं, और 5 से कम होता है तो 5 से कम होता है तो पीछे ही रह देते हैं। तो ये जो पैसा है इसको इग्नोर है, ओमिशन करना है, ये कौन से कंसेप्ट में है, कंजर्वेटिज्म है, कंसिस्टेंसी है, मेटलिटी है या रियलाइजेशन है, तो मेटलिटी है, मेटलिटी। कहता है ओमिशन ऑफ पैसा शोइंग द राउंड फिगर इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन मेटलिटी कांसेप्ट। मेटलिटी कांसेप्ट कहता है कि देखो, मेटलिटी कांसेप्ट कहता है कि वो चीज जो मटेरियल नेचर है, जो बिजनेस इन्वेस्टरों का डिसीजन चेंज कर दे, वो चीज जो इन्वेस्टरों का डिसीजन चेंज कर दे दोस्त, उसको आप अलग से शो करेंगे। ये पैसा जो 1 पैसा 2 पैसा 10 पैसा 3 पैसा 30 पैसा 40 पैसा, इनके ये मटेरियल नहीं है, इसलिए मटेरियल चीज को वैसे कह रहा है। मेटलिटी कांसेप्ट कहता है कि अगर आप चाहो तो पैसे को ओमिट कर सकते हो और राउंड फिगर में कन्वर्ट कर सकते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। जैसे 55 जैसे 50,000 60 पैसा है तो पैसे को इग्नोर कर दो 50,000। आई समझ में नहीं आया, क्लियर। तो ये कहता है मेटलिटी कांसेप्ट। इनकम टैक्स फॉर सोल ट्रेडर पेड इन, इनकम टैक्स फॉर सोल ट्रेडर पेड इज, देखो इनकम टैक्स जो होता है आपको हमेशा बता दूंगा, इनकम टैक्स जो होती है हमारी ड्राइंग्स होती है, क्यों बिजनेस के लिए ड्राइंग्स होती है, क्योंकि इनकम टैक्स बिजनेस का कभी इनकम टैक्स नहीं लगता। इनकम टैक्स क्या होते हैं हमेशा याद रखना, इनकम टैक्स इज ड्राइंग्स। क्यों, रीजन सुनो। इनकम टैक्स, इनकम होती है, जो इनकम टैक्स लगता है ना वो पर्सन की इनकम। अब इनकम टैक्स जो हो गया आपके पास वो पर्सनल होता है, पर्सनल नेचर, मतलब ऑनर ने जो इनकम कमाई उस पर टैक्स। बिजनेस का टैक्स तो अलग होता है दोस्त, बिजनेस का टैक्स तो इनकम पे टैक्स, इनकम किसकी होगी, पर्सन की होगी। बिजनेस का तो प्रॉफिट होता है, बिजनेस को क्या हो गया, प्रॉफिट। सो सुनो ध्यान से, बिजनेस पे लगता है टैक्स और वो भी इनकम टैक्स ही लगता है। आगे जाके इनकम टैक्स पढ़ोगे आप तो इनकम टैक्स जो ओनर का होता है ना, एक तो सोल ट्रेडर पेबल। सोल ट्रेडर का मतलब क्या है, वो जो अकेला पर्सन है, अगर हम उसका इनकम टैक्स पे करते हैं तो ये ड्रॉइंग्स मानी जाती है और उसको हम कैपिटल में से माइनस करेंगे। और किसी चीज को माइनस करने के लिए क्या करना पड़ता है, डेबिट करना पड़ता है। कैपिटल अगर बढ़ाना हो तो क्रेडिट करना पड़ेगा, कैपिटल अगर कम करना हो तो डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि इनकम टैक्स इज अ ड्रॉइंग्स। याद रखना, इनकम टैक्स जो सोल प्रोप्राइटर का है, सोल प्रोप्राइटर होता है ओनर का जो इनकम टैक्स है, वो क्या होती है हमारे लिए ड्रॉइंग्स मानी जाती है और उसको कैपिटल में से माइनस करा जाता है। याद रखिए बात। पेमेंट ऑफ सैलरी इज रिकॉर्डेड एट, अब सैलरी पे कर दी तो एंट्री बताओ। देखो अब एंट्री आ गई जो कि जनरल एंट्री बता वो पहले चैप्टर में दे दी उन्होंने, मतलब सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट इज राइट आंसर। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश क्रेडिट, सैलरी को डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे, यही थी। चलो, परचेज फर्नीचर फॉर कैश गुडविल, परचेज फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा भाई क्या हो गया, फर्नीचर बढ़ गया और कैश चले गया, तो इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन एसेट। एसेट बढ़ गई, एसेट कम, ऊपर एसेट बढ़ी जो फिक्स एसेट बढ़ी, क्योंकि फर्नीचर क्या होता है फिक्स एसेट होती है और कैश क्या हो गया, करंट एसेट हो गया, उसका आना जाना होता है एग्जाम के अंदर। तो इंक्रीज इन फिक्स एसेट एंड रिड्यूस इन करंट एसेट या रिड्यूस इन फिक्स एसेट, ये तो है एज राइट आंसर।
क्योंकि फिक्स एसेट का बढ़ना और फिक्स एसेट करंट एसेट का घटना। क्यों? क्योंकि कैश जो होती है दोस्तों वो करंट एसेट होती है, उसको बिजनेस में एक साल के अंदर इजीली कैश में कन्वर्ट होना वो कहता है क्या? करंट एसेट। करंट एसेट का मतलब क्या होता है? ऐसी एसेट जो एक साल के अंदर अंदर इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाए उसको बोलते हैं करंट एसेट। तो कैश तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है तो ये तो करंट होगी, ठीक। और फिक्स एसेट जिसको खरीदते हैं बिजनेस के अंदर यूज करने के लिए, बिजनेस के अंदर यूज करने के लिए फिक्स एसेट। तो फिक्स परचेस करूंगा फिक्स फर्नीचर, तो फर्नीचर आएगा कैश चलेगा, कैश करंट एसेट है, करंट एसेट कम हो गई, फर्नीचर फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट बढ़ गया। इक्वेशन ऑफ फिक्स एसेट एंड रिड्यूस ना करंट एसेट। फिलहाल करंट नरेशन इज गिवन एट द एंड ऑफ दी जर्नल एंट्री। ये देखो, अब देखो जर्नल एंट्री चैप्टर आगे है और स्टडी नोट नंबर 1 के अंदर जर्नल एंट्री की बात देती है। अब मैं कैसे बताता हूं उस टाइम आ रहा समझ में? इसलिए मैंने कहा था पहले पूरा बेसिक खत्म कर लो और पूरा अकाउंटेंसी खत्म कर लो, क्योंकि ये जो चीज है ना ये सोल ट्रेडेड इनकम टैक्स और पीआर अकाउंट में जमा है तो आपको समझ में आ गया होगा, आपने साफ करा होगा। which of the following example is personal account? which of the following example is personal account? कौन सा ऐसा एग्जांपल है जो पर्सनल अकाउंट को देखो भाई, मशीनरी तो एसेट है, रेंट खर्चा है, कैश हमारी एसेट है और क्रेडिट हमारे लिए पर्सनल है। क्रेडिटर कौन होता है? पर्सन होता है। आया समझ में? तो कौन सा आंसर राइट आंसर? डी इज द राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है सर। देखो, पीएल अकाउंट इज प्रिपेयर फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कहता है एक अकाउंटिंग पीरियड सेट करो और उस पीरियड में आप अपना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करो कि हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, हमारा प्रॉफिट फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है बिजनेस के अंदर, परफॉर्मेंस को मेजर करो। तो किस वजह से होता है ये पीरियड अकाउंट जो प्रिपेयर होता है 1 साल का, वो किस वजह से होता है? क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है कि आप एक साल का पीरियड सेट करो, या वो 1 अप्रैल से 31 मार्च होना चाहिए या फिर 1 जनवरी से 31 दिसंबर होना चाहिए या फिर कोई अलग, मेनली जो फेमस है पर कोई अलग भी चलेगा, तो आप वो प्रिपेयर करो। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट की वजह से 1 साल का पीरियड सेट करना पड़ता है, क्योंकि हमें ये पता चल जाए कि हमारा 1 साल का परफॉर्मेंस कैसा है, बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा है। इसलिए 1 साल की वजह से पीएल अकाउंट को 1 साल का बनाना पड़ता है। आया समझ में? करंट लायबिलिटी मींस, करंट लायबिलिटी क्या होती है? वो लायबिलिटी जो 12 महीने के अंदर अंदर पे कर दी जाती है। 12 महीने के अंदर लायबिलिटी विच आर पेबल विदिन 12 मंथ, दैट इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी। 12 महीने के अंदर जो पे कर दी करंट लायबिलिटी, मोर देन 1 ईयर है तो नॉन करंट लायबिलिटी होती है। आया समझ? बुक कीपिंग रिकॉर्ड ओनली डैश ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के सामने आंसर लिखे होते हैं तो बिल्कुल सिंपल हो जाता है। और बुक कीपिंग कौन से रिकॉर्ड करता है? फाइनेंशियल, मतलब पूरा अकाउंटेंसी फाइनेंशियल रिकॉर्ड करता है और बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग में अगर पूरा अकाउंटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा तो नॉन फाइनेंशियल की तो बात ही नहीं करते, तो बुक कीपिंग तो अकाउंटिंग का पार्ट है, कोई फाइनेंशियल। इट इज जनरली अज्यूम दैट बिजनेस इज नॉट लिक्विडेटेड इन अ फ्यूचर इन नियर फोरिसेबल फ्यूचर। फोरिसेबल की स्पेलिंग होती है, चलो जो भी होती है देखो। इट इज जनरली अज्यूम दैट, हम ये मानकर चलते हैं कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। लिक्विडेट मतलब होता है बंद होना, कभी बंद नहीं होगा। तो कौन सा कहता है? गोइंग कंसर्न अजम्पशन। कौन सा कहता है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बोलो, अजम्पशन बोलो, बात है। आया समझ में? द कैपिटल कंट्रीब्यूट बाय द प्रोप्राइटर इज ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कहता है ऑनर अलग बिजनेस अलग। तो जो भी पर्सन ऑनर पैसा लगाएगा बिजनेस के अंदर वो उसकी क्या मानी जाएगी? कैपिटल। बताया था ना, कैपिटल लायबिलिटी होती है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से। गैप का मतलब क्या होता है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। याद करो कॉन्सेप्ट कन्वेंशन एजम्पशन करके सिखाया था, उसमें मैंने गैप बताया था। विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग ऑफ अकाउंटिंग मीन, देखो विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है, देखो आपके घर में मेहमान आते हैं, जब आपके घर में जब मेहमान नहीं होते तो आपका घर उथल पुथल हो रखा होता है, कोई कहाँ कपड़े कहाँ पड़े हैं, कोई कहाँ पड़ा है, बर्तन कहाँ पड़ा है, कोई खाना कहाँ पड़ा है, ये सब बैड बैड में सब कुछ खराब पड़ा रहता है, तब कोई चीज कहाँ पड़ी। पर जब आपके घर में मेहमान आते हैं तो आप क्या करते हो? सजाने लग जाते हो, चीजों को साफ कर सतरा कर देते हो, बिल्कुल चमकता बना देते हो। क्या करते हो? विंडो ड्रेसिंग करो, दिखावा। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? दिखावा होता है। क्या होता है दोस्त? दिखावा होता है जो कि हम करते हैं जब हमें कोई चीज प्रेजेंट करनी है, अच्छी चीज। तो अगर आपको अपने घर को प्रेजेंट करा जाता है, आपके घर में मेहमान आते हैं तो आप क्या करते हो? प्रेजेंट करते हो अपनी चीज। विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग का मतलब आप दिखावा करते हो। तो अकाउंटिंग के अंदर विंडो ड्रेसिंग होती है शोइंग मोर प्रॉफिट टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टर को हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टर को हम चाहते हैं कि इन्वेस्टर हमारी कंपनी में पैसा लगाए, इससे हम क्या करते हैं? विंडो ड्रेसिंग करते हैं। ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है इसका, कि अकाउंटिंग के अंदर विंडो ड्रेसिंग होती है दोस्तों। उसके अंदर क्या होता है कि अकाउंटिंग में ज्यादा प्रॉफिट दिखाने की सोचते हैं, अकाउंटिंग जो पर्सन बना रहे होते हैं ऑनर, वो सोचते हैं कि ज्यादा प्रॉफिट दिखाए जिससे इन्वेस्टर जो है हमारे को क्या करे? पैसा लगाए हमारी कंपनी के अंदर। तो विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? दिखावा करना। अकाउंटिंग के अंदर दिखावा कैसे करते हैं? मोर प्रॉफिट टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर टू इन्वेस्टमेंट इन अ बिजनेस। ठीक है, मोर प्रॉफिट दिखाकर क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करवाते हैं कि भाई वो एक बंदा है हमारे पे पैसा लगाए कि हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो, जबकि होता नहीं है, करवा देते हैं। द स्टैंडर्ड
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर मैंडेटरी फॉर कंपनी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं दोस्त? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज अ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द अकाउंट। अकाउंट्स के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके लिए मैंडेटरी है? कंपनीज के लिए मैंडेटरी है कि कंपनी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़े। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलोगे आप? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं अकाउंट के, विदाउट उनको माने आप अकाउंट्स नहीं मेंटेन कर सकते हो। इंटरमीडिएट लेवल पे आओगे ना तो इंटरमीडिएट लेवल से चालू हो जाएंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है? तो वहां पर आप पढ़ोगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेशन। इन जनरल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन डैश। कैसे होता है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जनरल एंट्री में ट्रांजेक्शन क्या होती है? क्रोनोलॉजिकल बताया था जनरल की डेफिनेशन के अंदर। क्रोनोलॉजिकल मतलब जो पहले था वो पहले आएगा, जो दूसरे नंबर पर दूसरे नंबर पर। मतलब 1 तारीख की एंट्री 5 तारीख के बाद नहीं कर सकते। 1 तारीख की एंट्री 1 तारीख को करनी पड़ेगी, 2 तारीख की एंट्री 2 को करनी पड़ेगी। मतलब ऊपर नीचे नहीं कर सकते। पहले 5 तारीख की एंट्री कर रहे हो, फिर 3 तारीख की एंट्री बाद में कर रहे हो, तो ऐसे नहीं चलेगा। क्रोनोलॉजी होता है और स्टेप बाय स्टेप, ऑर्डर बाय ऑर्डर करनी चाहिए आपको। The amount of debt which is not recovered or realized is called bad debt। बिल्कुल सही है। The amount of debt मतलब ऐसा कोई पैसा जो हम आपको लेना था पर मिला नहीं, ले नहीं पाए, तो वो क्या हो गया? बैड डेट हो गया। The difference between the selling price and the cost price is the gross profit। cost price और selling price का डिफरेंस क्या होगा दोस्त? gross profit होगा, ठीक? बड़ा सिंपल है। लाइव स्टॉक इज ट्रीटेड एज एन एसेट। लाइव स्टॉक का क्या होता है? देखो मैंने क्या करा, मैंने एक घोड़ा खरीदा, घोड़ा, हॉर्स खरीदा। परचेज अ हॉर्स, परचेज अ हॉर्स, बहुत अच्छी एंट्री है। आप कोई एनिमल खरीदते हो, आप कोई एनिमल खरीदते हो, तो बताओ एंट्री क्या होगी? तो जब भी हम कोई एनिमल खरीदते हैं तो एंट्री सुन लो क्या होगी? लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने एनिमल खरीदा, कैश चले गया और वहां पर हॉर्स आया, तो हॉर्स अकाउंट नहीं लिखते, लाइव स्टॉक लिखते हैं। लाइव स्टॉक का मतलब ऐसा स्टॉक जो जिंदा है, जो जिंदा है। जैसे एनिमल जब हम खरीदते हैं, डॉग खरीद लिया, कैट खरीद लिया, हॉर्स खरीद लिया, एलिफेंट खरीद लिया, कुछ भी आपने बिजनेस के अंदर लगाने के लिए कुछ भी आपने खरीदा, घोड़ा हॉर्स खरीद लिया, जिससे आप कह रहे हो कि भाई इसको यहाँ से वहां ले जाएंगे और सामान रखकर ले जाएंगे, ऐसा कभी कुछ निकल गया, तो लाइव स्टॉक की एंट्री पास करते हैं। जब भी हम कोई एनिमल खरीदते हैं तो हम एंट्री पास करते हैं। एनिमल अकाउंट डेबिट नहीं करते, हम कहते हैं लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और लाइव स्टॉक हमारी एसेट मानी जाती है दोस्तों, क्योंकि इसको हम यूज करते हैं, उस एनिमल का यूज करके हम अपना बिजनेस करते हैं। बहुत सारा देखा होगा कि एनिमल का यूज करके बिजनेस होता है, तो वहां पर लाइव स्टॉक वाली एंट्री पास होती है। तो अगर आप देख लो लाइव स्टॉक, तो मतलब क्या है? कोई एनिमल खरीदा जिससे वो अपने बिजनेस में यूज कर रहा है, तो हमारी एसेट मानी जाती है दोस्तों, ठीक? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन जनरल इज अ एंट्री। अब जनरल एंट्री के अंदर, जनरल में अगर कोई चीज रिकॉर्ड करता है उसको क्या बोलते हैं? एक ट्रांजेक्शन को पहली एंट्री कहते हैं, दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री। एक्सपेंस अकाउंट इज ऑलवेज डैश बैलेंस। एक्सपेंस का नीचे क्या होता है? डेबिट। एक्सपेंस का नीचे क्या होता है? डेबिट, डेबिट बैलेंस। ब्रीफ एक्सप्लेन ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड नरेशन। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, आप ट्रांजेक्शन का एक्सप्लेनेशन देते हो नीचे, भाई बीइंग परचेज ऑफ गुड्स इन कैश करके, वो क्या है? नरेशन है। ड्राइंग्स विल बी रिजल्ट इन डैश ऑफ द ओनर कैपिटल। पता है ड्राइंग की वजह से क्या होता है? कैपिटल बढ़ जाती है, कम हो जाती है? सब कम हो जाती है। तो पता चल गया कि ड्राइंग की वजह से क्या होता है दोस्त? कैपिटल को कम कर दिया जाता है, तो रिडक्शन होता है। A debtor is a person who dash money to the business। A debtor वो पर्सन होता है जो मनी बिजनेस को ओन करता है। और मतलब एक debtor वो पर्सन होता है जो मनी, who owns money from the own मतलब लेना, लेना बिजनेस से जिसने पैसा लिया होता है। डेटर कौन होता है? एक वो पर्सन होता है जिसने बिजनेस को पैसा देना है या बिजनेस से पैसा लिया। आपका बिजनेस है, मैंने आपसे पैसा लिया, तो मैं आपके लिए क्या बन गया? डेटर, क्योंकि मुझे आपको पैसा देना। ओन मतलब देना। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। बिल्कुल सही, अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। फिर आगे भी है, कंसिस्टेंसी इज वन ऑफ द अकाउंटिंग कांसेप्ट। कंसिस्टेंसी इज वन ऑफ द अकाउंटिंग कांसेप्ट। तो आपको जो अकाउंटिंग कांसेप्ट मैंने बताए थे वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ने, आपको जो अकाउंटिंग कांसेप्ट बताया था वो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना। देखो पहले देखना कांसेप्ट क्या है? अकाउंटिंग कंसिस्टेंसी इज अकाउंटिंग कांसेप्ट। देखो इन्होंने कंसिस्टेंसी अकाउंट, अरे यार कैसे, तो ये है सारे में कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं मेरे दोस्तों। देखो यहाँ पर कंसिस्टेंसी, ये आपको पढ़ना है। एजम्पशन कौन सी है? इनको ये मानना पड़ेगा, ठीक है? बेसिक प्रिंसिपल्स कौन सा है? ये मानना पड़ेगा। और मॉडिफाइड प्रिंसिपल ये, मतलब जो मैंने आपको पढ़ाया था उस हिसाब से तो लर्न करो, उस हिसाब से समझो कॉन्सेप्ट को। और जब बात करो एजम्पशन की, तो मैंने आपको 3 एजम्पशन बताई थी, जो कि 3 है हमारे बुक के अंदर 5 बोल रही है, तो इनको आपको ये माननी पड़ेगी, क्योंकि एमसीक्यू इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा। आया समझ में? तो आपको इन पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है कि हमारे लिए, हमारी बुक के अकॉर्डिंग एजम्पशन कितनी है? 5 है। हमारे बुक के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितने हैं? कितने हैं? तो बताओ आपके पास कंसिस्टेंसी कहाँ है? कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहाँ लेके गए इसको? मॉडिफाइड प्रिंसिपल में, इसलिए पता भी कॉन्सेप्ट नहीं है। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या है? क्या है? मॉडिफाइड प्रिंसिपल है, और कहीं नहीं दिखा कंसिस्टेंसी।
तो कंसिस्टेंसी क्या है, वो कॉन्सेप्ट है या मॉडिफाइड प्रिंसिपल है? सर मॉडिफाइड प्रिंसिपल है, तो ध्यान में रखते हुए बात करना है, ठीक है। कंसिस्टेंसी इज अ मॉडिफाइड प्रिंसिपल, इसलिए इसको फॉल्स बोला गया। कंसिस्टेंसी इज वन ऑफ द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, नहीं, वन ऑफ द मॉडिफाइड प्रिंसिपल, ऐसा बोला फॉल्स। अकाउंटिंग इज अ कंसर्न विद बोथ मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, फॉल्स। ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, पैसे वाले ट्रांजैक्शन ही गॉड करेंगे अकाउंटिंग कंसर्न, फॉल्स, बिल्कुल सही। जॉइंट वेंचर फॉलो द गोइंग कंसर्न, देखो जॉइंट वेंचर का आ गया यहाँ पर कंसर्न, आप देख लो आप। अब बताओ बच्चा कैसे करेगा, ये जॉइंट वेंचर कैसे करेगा? भाई बेसिक पढ़ रहा है वो, जॉइंट वेंचर कहां से बता रहे तुम्हें आपको? जॉइंट वेंचर का मतलब समझना है आपने, जॉइंट वेंचर पढ़ा होगा, मैंने पहले ही कहा था, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सारा, क्योंकि मुझे पता है इस वीडियो को तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आप पूरा सिलेबस नहीं देख पाओगे। जॉइंट वेंचर एक ऐसा पार्टनरशिप होता है जो टेम्परेरी बेसिस पर होता है, टेम्परेरी बेसिस पर। हमने एक काम करना है, एक काम के लिए मैं जुड़ा, आप जुड़ गए, मिलकर हमने एक काम करा, खत्म, पार्टनरशिप खत्म। तो टेम्परेरी पार्टनरशिप होती है किसी काम को लेकर, जैसे वो काम खत्म होता है पार्टनरशिप खत्म हो जाती है दोस्तों। तो जॉइंट वेंचर जो होता है गोइंग कंसर्न फॉलो करता है, फॉल्स। जॉइंट वेंचर कभी भी गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं करता। गोइंग कंसर्न होता है बिजनेस साल साल चलता है, मैं और आप मिले एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए, वो काम हो गया, खत्म हो गया, जॉइंट वेंचर खत्म हो गया। जॉइंट मतलब मिलना और वेंचर मतलब पर्सन का, पर्सनों का मिलना, दैट इज कॉल्ड जॉइंट वेंचर। एक काम को करने के लिए मिले तो वो गोइंग, और जैसे वो काम खत्म हुआ, खत्म, हट गए हम भी, हम अपना काम अपना देखने लगे। तो वो जो जॉइंट वेंचर मिले थे वो एक टेम्परेरी बेसिस पर था, तो गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं करती। कह रहा होगी, मैंने कहा फॉल्स है, नहीं होगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, ट्रू। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग का पार्ट होता है? बिल्कुल सही होता है। डबल एंट्री सिस्टम मींस राइटिंग ट्वाइस द सेम एंट्री, ना डबल एंट्री का सिस्टम का मतलब होता है एक एंट्री को दो बार लिखना नहीं, एक एंट्री के दो इफेक्ट होना। एक एंट्री को दो बार लिखना नहीं, एक एंट्री के डबल इफेक्ट होना, एक डेबिट एक क्रेडिट होता है। जब कह रहा है एक एंट्री को दो बार लिख देना, ड्रामा अकाउंट तो कैसे कौन, ड्रामा अकाउंट तो कैसे कौन, ये कह रहा है डबल एंट्री है, नहीं, एक एंट्री के डबल इफेक्ट होना डबल एंट्री होता है। क्रेडिट मींस इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन, बिल्कुल सही। लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट और एसेट का कम होना क्रेडिट, ये तो होता है। लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट होता है और एसेट का कम होना क्रेडिट होता है। गुडविल इज अ फिक्टिशियस एसेट, नहीं दोस्तों, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट। गुडविल क्या होती है दोस्त? इंटेंजिबल, फॉल्स है। रिटर्न इज वर्ड इन वर्ड, रिटर्न इन वर्ड इंप्लाई परचेज रिटर्न, नहीं दोस्तों, रिटर्न इन वर्ड इंप्लाई परचेज रिटर्न। अरे रिटर्न का मतलब अगर रिटर्न लिखा होता है तो परचेज रिटर्न मानेंगे? नहीं, सेल रिटर्न भी तो हो सकता है। तो ये दोनों हो सकते हैं, परचेज, कह रहा सिर्फ परचेज रिटर्न ही होगा, मैंने कहा फॉल्स, सेल रिटर्न भी हो सकता है। ऐसे बोलते हैं ना, रिटर्न रिटर्न आउटवर्ड बोलता, अगर क्या बोलता? रिटर्न आउटवर्ड, तो क्या था? परचेज रिटर्न। पर इसने सिर्फ लिखा द वर्ड रिटर्न इज अ परचेज रिटर्न, ना, द वर्ड रिटर्न इज अ परचेज रिटर्न एंड बोथ सेल रिटर्न इज आल्सो। कैपिटल अकाउंट इज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, बिल्कुल सही है। कैपिटल क्या होता है दोस्त? बिजनेस के लिए पर लायबिलिटी होती है। बताओ, आ जाओ, ये करते हैं। मैंने कहा था ना जल्दी हो जाएगा अगर आपने पूरा अकाउंटिंग पढ़ाएगा। और जब मैं वो कराना चालू करा था तो मुझे बहुत समझाना पड़ रहा था, क्योंकि अब आपको पूरा बेसिक में समझा दिया मैंने, पूरा अकाउंटिंग समझा दिया। डेटर क्या होता है भाई? डेटर, डेटर इज अ पर्सनल अकाउंट दोस्त। डेटर क्या होते हैं? पर्सनल अकाउंट होते हैं। एसेट क्या होते हैं दोस्त? एसेट के लिए दोनों, एसेट इज अ रियल अकाउंट। एसेट क्या होती है? रियल। एक्सपेंस क्या होते हैं? नॉमिनल है कहीं तेरा नॉमिनल। इंक्रीज इन एसेट, एसेट का बढ़ना क्या होता है? डेबिट। लायबिलिटी का बढ़ना क्या होता है? क्रेडिट। फिक्स एसेट, फिक्स एसेट में क्या आ जाती है? टेंजिबल इंटेंजिबल बोथ। फिक्स एसेट में टेंजिबल इंटेंजिबल बोथ आते हैं। फिक्स एसेट हमारा प्लांट एंड मशीन भी हो सकता है, गुडविल भी हो सकता है दोस्त। तो गुडविल लिखा दो, गलत नहीं होगा आपका, भले इन्होंने गुडविल है पर उसके लिए अलग बना दिया कि इंटेंजिबल एसेट क्या होती है? गुडविल हो गई। फिक्टिशियस एसेट क्या होती है? फिक्टिशियस एसेट वो एसेट जो जो एसेट नहीं होती, वो खर्चा होता है मेनली, उसको हम थोड़े टाइम तक बताया था ना फिक्स एसेट के बारे में। वो एसेट जो एसेट नहीं होती, खर्चा होता है दोस्त। क्या होता है? खर्चा, और जिनको अभी तक हमने राइट ऑफ नहीं किया होता, तो दैट इज प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस इज अ फिक्टिशियस एसेट। ठीक। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लंबे समय की लायबिलिटी क्या होगी? डिबेंचर। डिबेंचर क्या होता है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर होता है कि लोन होता है एक तरीके का। क्या होता है दोस्त? एक तरीके का लोन होता है जो कि हम पब्लिक से लेते हैं, बैंक से नहीं, पब्लिक से लेते हैं और उनको कम से कम 20 साल बाद उनको वापसी करते हैं। दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोलते हैं, लोन नहीं बोलेंगे, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोलेंगे। लोन जब वर्ड यूज होता है तो बैंक लोन होता है, जब डिबेंचर वर्ड यूज होता है तो पब्लिक वाला लोन होता है। पब्लिक से हम पैसे लेते हैं लंबे समय तक के लिए, 20 साल बाद पैसा वापस करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिबेंचर। तो डिबेंचर आगे जाकर आपको समझ में आएगा। टोटल ऑफ अमाउंटिंग इज कॉस्टिंग। कास्टिंग का मतलब क्या होता है? याद है मैंने रेक्टिफिकेशन में पैरा में सिखाया था, कास्टिंग का मतलब क्या था? अमाउंट को टोटल करना, उसको कास्टिंग कहते हैं। रेक्टिफिकेशन अगर आपने पढ़ा, मैं फिर कह रहा हूं, अब भी अगर ये वीडियो देखो तो मत देखो भाई, ये पहले कोर्स कंप्लीट कर लो, क्योंकि पूरे कोर्स की बातें स्टडी नोट नंबर 1 में देती है उन्होंने। इसलिए कास्टिंग का मतलब हो गया अमाउंट टोटल करना। ये देखो कैपिटल रेवेन्यू करा देता, मैंने एक चैप्टर खत्म करा दिया।
आज मैं आपको खत्म करा दूंगा पूरा ये, अगर मेरा वो होता कि भाई अगर कम रहे तो दो अभी और है। देखो मैंने यहाँ पे बेसिक ऑफ अकाउंटिंग कराया था, मैं रूल्स वगैरह बताए थे, तो ये और हो जाएगा सुधरने में। कुछ छूट तो नहीं गया? देखो मैं आराम आराम से छूटता हूँ। अगर कुछ छूट जाता तो मेरे पे दुविधा आती, देखो ये छूट गया था ना बीच में, नहीं रिवेन्यू वाला करा देता। अब इसके अंदर तीसरे चैप्टर के अंदर दो तीन है, देखो पढ़ जाए। दोस्तों मेरा काम सारी चीज बताना है और आप सारी चीज करिए और टाइम टू टाइम क्लासेस को देखते रहिए, अदरवाइज क्या देखोगे क्लासेस, आपको कोर्स कंप्लीट कर दिया होगा, मैं तो मान के चल रहा हूँ कोर्स कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, मैं बता रहा हूँ, उसके अंदर 15-20 नंबर का आराम से आएगा, 15-20 नंबर का आराम से पूछेगा इसमें देखना। चलो भाई करते हैं स्टार्ट, ये भी करते हैं। आज में क्लास में खत्म कराना है, चाहे कुछ भी हो जाए, एक क्लास से ज्यादा भी लगाना चाहता हूँ मैं, इसी क्लास में खत्म कराना चाहता हूँ। नॉमिनल अकाउंट रिप्रेजेंट टू लॉस एंड एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड गेन, बोथ ए एंड बी। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या है? ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंस एंड ऑल द प्रॉफिट एंड गेन्स। एसबीआई अकाउंट, एसबीआई इज अ आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। एसबीआई क्या है भाई? आर्टिफिशियल। एसबीआई क्या है? बैंक है, और बैंक को क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल। नेचुरल तो नहीं, नेचुरल तो हम लोग होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। The process of recording business transaction is the books of original entry is known as journal। ओरिजिनल एंट्री, सबसे पहली एंट्री क्या होती है? जर्नल एंट्री होती है बुक्स में, फिर लेजर होता है, फिर ट्रायल बैलेंस चलता है, फिर सब्सिडियरी बुक्स होती है, तो लेजर जर्नल एंट्री का। प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट क्या होता है दोस्त? प्रीपेड रेंट वो रेंट जो पे नहीं करना था फिर भी आपने एडवांस में पे कर दिया, जिसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। प्रीपेड रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, इनकम रिसीव्ड एडवांस, एक्रूड इनकम, या आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। याद रखना, मैंने बताया था इसके बाद बेसिक में। प्रीपेड रेंट जो भी एडिशनल एंट्री होती है ना चार, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट में आते हैं दोस्तों, ठीक। इन एन अकाउंट इफ डेबिट बड़ा होगा क्रेडिट साइड से, द बैलेंस इज नोन एज। अगर डेबिट साइड किसी भी अकाउंट में डेबिट साइड बड़ा है क्रेडिट साइड से, किसी भी अकाउंट में डेबिट साइड मतलब 42 है, मान लो यहाँ पर 5000 है डेबिट साइड में, और यहाँ टोटल करा तो सर 2000 निकला, तो 3000 का बैलेंस निकलता, तो ये जो बैलेंस होगा वो कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट साइड बैलेंस होगा। क्योंकि बैलेंस हम जब भी देखते हैं तो सीडी का नहीं देखते, बैलेंस में से कहाँ देखते हैं? बीडी का देखते हैं। तो इस बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर करूंगा? यहाँ करूंगा, तो समझ लो। डेबिट साइड में 5000 रुपए थे मेरा, कोई भी मान लो 5000 मैंने टोटल कर दिया, क्रेडिट साइड में 2000 लिखा था और मैंने यहाँ लिखा 5000, तो ये 5000 यहाँ उतारा और 5000 में 2000 का 3000, तो इसको बोलेंगे सीडी। और सीडी को अगले साल ट्रांसफर करेंगे बीडी, तो बीडी बनेगा। तो ये जो बैलेंस होता है जो अगले साल ट्रांसफर करने के बाद होता है, इसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस। अगर यहाँ होता, इसको नहीं बोलेंगे सर, ये क्रेडिट हो गया, क्रेडिट वाले को कभी नहीं बोलते, इसको कोई बैलेंस नहीं है, कोई बैलेंस नहीं है। बैलेंस जब ट्रांसफर कर देते हैं अगले साल, फिर देखते हैं कहां पर आया, डेबिट साइड में क्रेडिट साइड। अगर डेबिट साइड में आया तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड में आया तो क्रेडिट बैलेंस। तो इसलिए अगर डेबिट साइड ज्यादा होगी क्रेडिट साइड से, तो सीडी कहां पर आएगा? क्रेडिट साइड में, और बीडी कहां आएगा? डेबिट। तो बीडी देखना आप कहां पर आया, बीडी अगर डेबिट साइड में आया तो डेबिट बैलेंस, बीडी अगर क्रेडिट साइड में आया तो क्रेडिट बैलेंस। कब आएगा? जब यहाँ पर सीडी होगा और यहाँ बीडी होगा, तो याद है। तो ट्रांसफर करने के बाद जब बीडी सीडी को बीडी बनाने के बाद जहां पर आ जाए वो उसका बैलेंस माना जाता है, दैट इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस। अ सेल ऑफ गुड्स टू राम फॉर कैश शुड बी डेबिटेड टू। डेबिट क्या होगा भाई? मैं अगर गुड्स बेच दूं राम को कैश में, राम को कैश में, क्लाइंट क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। कैश क्या होगा? डेबिट। तो कैश क्या होगा? पूछ रहा था डेबिट क्या होगा, मतलब कैश होगा। एंट्री बड़ा सिंपल है, मैंने कैश विड्रॉ करा फ्रॉम बिजनेस फॉर प्रोप्राइटर शुड बी क्रेडिटेड टू। अगर मैं कैश विड्रॉ करूंगा तो प्रोप्राइटर के उसमें तो बताओ क्या क्रेडिट होगा? कैश विड्रॉ करूंगा प्रोप्राइटर के उसमें से तो क्या क्रेडिट होना चाहिए बताओ? ऑब्वियस सी बात है, जब प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालेगा तो क्या एंट्री पास करेंगे? एंट्री पास करेंगे भैया ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश चले जाएगा और ड्राइंग्स बढ़ जाएगा, ड्राइंग्स बढ़ जाएगा, कैश चले जाएगा, तो कैश का जाना क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट कैपिटल नहीं आएगा, कैपिटल क्रेडिट से बढ़ती है सर, कैपिटल क्रेडिट से बढ़ती है, परचेस तो ऐसे भी नहीं आता, ठीक है। ड्राइंग डेबिट होता है, तो क्या है? रेंट अकाउंट इज अ, रेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। रेंट क्या हो? खर्चा है, नॉमिनल। लेजर कंटेन वेरियस डैश इन इट, लेजर कंटेन वेरियस डैश इन इट। लेजर में क्या होता है दोस्त बताओ? ट्रांजैक्शन ज्यादा होती है, अकाउंट ज्यादा होते हैं, बताओ क्या होता है? सर अकाउंट ज्यादा होते हैं, तो लेजर कंटेन वेरियस अकाउंट इन इट। लेजर के अंदर क्या होते हैं? वेरियस अकाउंट्स होते हैं, ऐसा समझ में। The process of transferring entry from day book to ledger account, मतलब परचेज डे बुक, सेल डे बुक, उनसे अगर लेजर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? सिंपल पोस्टिंग, जर्नल पोस्टिंग कहते हैं, ट्रांजैक्शन कहते हैं, लेजर पोस्टिंग कहते हैं। सर लेजर पोस्टिंग कहते हैं डे बुक से, मतलब जर्नल से अगर हम लेजर में जाएंगे, जर्नल से अगर हम लेजर में जाएंगे तो उसको बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। क्या बोलते हैं उसको? लेजर पोस्टिंग, ठीक है। रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड इज क्रेडिटेड टू। अगर मैं लैंडलॉर्ड को पे कर देता हूं, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश क्या होगा? क्रेडिट होगा। उससे पूछा था क्रेडिट क्या होगा, मैं कहा ठीक है। प्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट अकाउंटिंग एसेट, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस, यही तो है भाई। ये कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताती है?
सर इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बताती है, बैलेंस शीट याद है, बैलेंस शीट बनाई थी हमने पीएफ और फाइनेंशियल अकाउंट में, तो क्या होता था बैलेंस शीट में एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी, एसेट इधर लिखते थे, लायबिलिटी इधर लिखते थे, लायबिलिटी के अंदर कैपिटल आ जाता था, तो एसेट बराबर लायबिलिटी होती थी हमेशा बैलेंस शीट के अंदर, तो एसेट बराबर लायबिलिटी होगी तो बैलेंस शीट रिप्रेजेंट करती है अकाउंटिंग इक्वेशन को। The debt written off as bad if recovered subsequently, अगर कोई बैड डेट रिकवर हो जाता है तो उसको बोलते हैं बैड डेट रिकवर, और जब बैड डेट रिकवर होगा तो क्या एंट्री पास करूंगा, बैड डेट रिकवर को मानता हूं इनकम, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर, याद करो एडजस्टमेंट एंट्रीज, याद करो मेरे दोस्तों एडजस्टमेंट एंट्री फिक्स करिए ढंग से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर इज द राइट आंसर, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर, ठीक है, तो कैश बढ़ जाएगा और बैड डेट रिकवर इनकम मानेंगे, तो क्रेडिट क्या हुआ, बैड डेट रिकवर हुआ, ऐसा ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ बैलेंस, इज विल नॉट बैलेंस इफ ट्रायल बैलेंस विल नॉट बैलेंस, बैलेंस मतलब टोटल नहीं होगा ट्रायल बैलेंस का, ट्रायल बैलेंस कभी भी मैच नहीं करेगा, मतलब डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं होगी, कब नहीं होगी, करेक्ट एंट्री पोस्ट ट्वाइस, अगर एक एंट्री को सही एंट्री को दो बार पास कर दे, एक्टिविजन है, द परचेज ऑन अ क्रेडिट साइड दैट बेसिस डेबिटेड टू परचेज अकाउंट एंड क्रेडिट टू द कैश अकाउंट। देखो एक चीज बता देता हूं, अगर मैंने कोई एंट्री को दो बार पॉज कर दिया, मान लो एक एंट्री 5000 आनी थी, 500 आई थी, फिर मैंने 500 कर दी, तो कोई फैक्टर बनेगा मैच करेगा ट्रायल बैलेंस, ठीक, एक मिनट रुक जाओ, हाँ गलत हो जाएगा सर, ये 500 नहीं, मान लो एक एंट्री मैंने एक एंट्री को पहले दूसरी बात बताता हूँ, देखो ये डेबिट साइड है ये क्रेडिट साइड है, पहले देखो परचेज को क्रेडिट बेसिस पर डेबिट कर दिया और डेबिट कर दिया परचेज को क्रेडिट कर दिया, परचेज ऑन क्रेडिट उधार पे मैंने सामान खरीदा, तो डेबिट कर दिया परचेज को क्रेडिट कर दिया कैश को, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं किसी से माल उधार को खरीदता हूँ तो परचेज को डेबिट कर देता हूं और कैश को डेबिट कर देता हूं, परचेज को डेबिट कर देता हूं, तो परचेज जब उधार करता हूं तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, ये एंट्री होनी चाहिए थी, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, अब आपने परचेज को तो कर दिया यहाँ पर, परचेज को डेबिट कर दिया और क्रेडिटर को करना था यहाँ पर, ठीक, पर आपने कर दिया परचेज यहाँ बढ़ा दिया और कैश कर दिया, क्रेडिटर की जगह दिया आपने टू कैश लिख दिया, तो कैश कहाँ आएगा, डेबिट साइड में आएगा, तो ये आपको एरर मिल जाएगा, कह रहा है ट्रायल बैलेंस विल नॉट बैलेंस, कब बैलेंस नहीं होगा, जब आप एक एंट्री को दो बार पोस्ट कर दो तब भी नहीं होगा, क्यों, आपने कहा भाई 500 डेबिट साइड माना था, अब एक बार 500 ले दिया, मैच नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर 1000 हो जाएगा और यहाँ 500 रह जाएगा, ठीक, तो हमारा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड तब मैच कब नहीं करेगी, जब आपको 500 मैंने 500 आना था दोनों साइड, आपने एक साइड में 500 और दिखा दिया, एक साइड में दो बार पास कर दिया, 1000 हो गया 500 हो गया, दूसरे एंट्री में भी सही है, ये भी नहीं होगी, 500 कैश पेमेंट टू क्रेडिटर, इफ डेबिट टू क्रेडिटर फॉर 50 रुपए एंड क्रेडिट टू कैश फॉर 500 रुपए, 500 का कैश पेमेंट करे क्रेडिटर को पेमेंट करे तो एंट्री होती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 500 से एंट्री पास होनी थी और मैंने कैश अकाउंट में तो 500 डाला, पर क्रेडिटर के अंदर 50 डाल दिया, तो यहाँ गड़बड़ होगी, क्रेडिटर में 50 लिखा है 500, भाई यहाँ पर नॉन ऑफ द अबव की जगह ऑल ऑफ द अबव आना चाहिए था, ये आंसर गलत है इसका बेटा, यहाँ पर नन ऑफ द अबव नहीं आएगा, यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव आएगा, इसको ठीक कर लेना, और आपके बुक के अंदर दे रखा है ईयर कि ट्रायल बैलेंस का मैच नहीं करेगा, भाई तीनों ही केस में ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता, आप एप्लीकेशन को याद करो, अगर अमाउंट में गलती होगी ना तो ट्रायल बैलेंस कभी मैच नहीं करेगा, और तीनों ही केस के अंदर अमाउंट में गलती थी, ये क्वेश्चन के बुक के अंदर, इसमें आपका बुक का जो आंसर दे रखा है वो ए दे रखा है, जबकि ए नहीं, तीनों से सही है, तो यहाँ पर नन की जगह ऑल ऑफ द अबव आना चाहिए था, और डी इज राइट आंसर। जब अमाउंट में गलती हो, किसी भी ट्रांजेक्शन में अगर अमाउंट से रिलेटेड गलती होती है तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता, ठीक है। ट्रायल बैलेंस शो अर्थमेटिक एक्यूरेसी, याद करना कहां पर दिखता है, ओनली अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट, याद करो ट्रायल बैलेंस वाला चैप्टर मैंने बताया था, देखो 14 का क्या दे रखा है, सी दे रखा है, 14 का दे रखा है सी, जबकि 14 का सी दे रखा है, जबकि 14 का ऑल ऑफ द अबव आना चाहिए दोस्तों, 14 का ऑल ऑफ द अबव, करेक्ट एंट्री ओवर पास करें तब भी एक्टिवेट होगी, और मैंने अगर डेबिट से, क्योंकि देखो ना परचेज कर रहे हो आप और कैश जा रहा है, ठीक है, जबकि अगर उधार पे परचेज करता तो क्रेडिटर होता, क्रेडिटर लायबिलिटी माना है, परचेज डेबिट है, मैंने परचेज करा उधार पर, तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, परचेज डेबिट मानेगा, क्रेडिटर क्रेडिट साइड में आएगा, क्रेडिटर क्रेडिट साइड में आएगा, तो परचेज डेबिट से बड़ा क्रेडिटर क्रेडिट से बड़ा, दोनों बराबर है, पर आपने क्या करा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ओह सही कहा है, कैश कम भी तो करा है, ऑल ऑफ द अबव नहीं आ रहा सर, ऑल ऑफ द अबव नहीं आ रहा, एक बार मेरी मिस्टेक हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया, सर परचेज डेबिट करा, परचेज डेबिट साइड में डाला, और कैश क्रेडिट, कैश का मतलब कैश कम होगा, और कैश को कम करने के क्रेडिट का तो बराबर हो जाएगा, बिल्कुल सही, बी इज राइट आंसर। करेक्ट एंट्री पोस्ट ट्वाइस, करेक्ट एंट्री को सही एंट्री को दो बार पोस्ट करते, इसका मतलब बताता हूं, इसका मतलब ये है कि मैंने राम अकाउंट डेबिट टू कैश करा, तो मैंने राम अकाउंट डेबिट में 500 दिखा दिया,
और 500 दिखाना था, मैंने 1000 दिखा दिया, 2 बार पोस्ट कर दिया, एक ही ट्रांजैक्शन को डबल अमाउंट से पोस्ट कर दिया 2 बार, ठीक है। या फिर ऐसे कर लो 500 500 लिख लो, फिर एक बार एंट्री मार दो राम टू कैश, तो 500 500। दोस्तों मेरी मिस्टेक है यहाँ पर, दोनों सही है, इधर करेक्ट एंट्री पोस्ट ट्वाइस का मतलब हो गया, मेरे को लगा एक ही एंट्री को 2 बार कर दिया, पर यहाँ पर ए भी सही है, बी भी सही है, सी इधर गलत है, सी इधर सही आंसर है हमारा, सी की वजह से बैलेंस मैच नहीं करेंगे, मेरी मिस्टेक है भाई, मैं मानता हूँ इसके अंदर गलती होगी मेरे से, क्योंकि एक तो मैंने ध्यान नहीं दिया यहाँ पर कि यहाँ पर कैश क्रेडिट हुआ है, कैश क्रेडिट होने का मतलब हो गया कि कैश का कम होना, परचेज बढ़ना डेबिट हो गया, कैश का कम होना क्रेडिट होगा, तो बराबर हो जाएगी बैलेंस शीट, और ट्रायल मैच करेगा, क्योंकि परचेज बढ़ा डेबिट साइड से और कैश कम हुआ क्रेडिट साइड से, बैलेंस शीट हो जाएगी। और अगर एक एंट्री को 2 बार पोस्ट कर दूं तो डेबिट क्रेडिट तो बराबर ही आएगा, एक एंट्री को डबल बार पोस्ट कर देता हूं, मुझे यहाँ पर लगा कि मैंने एक एंट्री को, मतलब जैसे बताया ना 500 और 500 यहाँ आना, तो मैंने इसी डेबिट साइड में 500 बढ़ा दिया मैंने, जब एक एंट्री पूरी एंट्री, एक अकाउंट नहीं पूरी एंट्री को 2 बार पोस्ट कर दिया, मतलब डेबिट भी 500 दिया, क्रेडिट भी 500, तो क्या फर्क पड़ेगा, 1000 तब भी मैच करता है। तो ऊपर 2 केस के अंदर बैलेंस ट्रायल बैलेंस मैच करेगा, पर नीचे वाले केस के अंदर बैलेंस ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, उसको ठीक कर लेना, ठीक है, इसमें मेरी जो मिस्टेक होगी उसको ठीक कर लीजिए। लॉजिक क्लियर है? एंट्री को 2 बार पोस्ट करने से एक्टिविटी पढ़ा है ना, एंट्री को 2 बार पोस्ट करने, ट्वाइस एंट्री पोस्ट करने से ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा दोस्तों। क्यों करेगा? क्योंकि ट्रायल बैलेंस जब एंट्री 2 बार पोस्ट कर दूंगा, तो अगर मैं 500 डेबिट साइड डालता हूं, 500 क्रेडिट साइड में एक और बार आ जाए 500 500, तो बैंक तब भी तो मैच करना, जहां 500 500 बराबर आता है वहां 1000 बराबर तो होगा, भले ही गलत होगा पर बराबर पूछा ही पूछा है। ये मत देखना कि सही गलत है, ये देखो कि बराबर हो रहा है नहीं हो रहा, हाँ हो रहा है। और परचेज अगर मैं खरीद करता हूं उधार पर, तो मैं परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट करता हूं, मैंने परचेज अकाउंट पर डेबिट करा, पर क्रेडिट नहीं तो कैश कर दिया, तो कैश भी तो कम हो गया, तो कैश कम करना क्रेडिट, परचेज का बना डेबिट, तो डेबिट क्रेडिट दोनों बराबर आ गया होगा। तो यानी एंट्री में कि जहां पर अमाउंट में गलती हुई, डालना था एक जगह 500 डाल दिया, जब दोनों अकाउंट में गलती हुई तो बैलेंस ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। जब दोनों अकाउंट में गलती करते हो, राम अकाउंट डेबिट टू कैश, राम में भी गलती कैश में भी गलती, और सेम अमाउंट से गलती, माना 1000 डालना था आपने 500 500 डाला, तब ट्रायल बैलेंस मैच करेगा, क्योंकि दोनों 500 500 डाला है। पर अगर एक में 500 डाला और दूसरे में 50 डाला है, तो मैच करना डिफर कर जाएगा। अब जब दोनों अमाउंट दोनों एंट्री के अंदर भले ही आपको 2000 डालना था, आपने सिर्फ 1000 डाला, पर दोनों में 1000 डाला, तो मैच करेगा, ठीक। और ये तो कराया गया ट्रायल बैलेंस और अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट। आयो कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट इज अ क्रेडिट, इंटरेस्ट अकाउंट इज अ डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकते हैं। इंटरेस्ट अगर मिल रहा है तो डेबिट क्रेडिट हो जाएगा, इंटरेस्ट अगर पे कर दे तो डेबिट हो जाएगा। सर क्या बताऊं इसके अंदर, इतना सिंपल है। ओपनिंग एंट्री है जनरली पार्ट में जनरल प्रॉपर, जनरल प्रॉपर में एंट्री कहां बात करते हैं याद है? कैश बुक, परचेज बुक, सब्सिडरी बुक, ये बनाए की सारी, तो एंट्रीज कहां होती है? जनरल प्रॉपर में। तो ओपनिंग एंट्री कहां पास होगी? जनरल। और मैंने वहां पर लिखा भी था जनरल प्रॉपर के अंदर ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, एडमिशन एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, 4 एंट्री पास होती है जनरल प्रॉपर के अंदर, ठीक। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। डेबिट बैलेंस इज नॉमिनल अकाउंट इज शोन एज एक्सपेंडिचर। अगर डेबिट साइड में नॉमिनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो एक्सपेंडिचर है, क्रेडिट बैलेंस तो इनकम और गेन है। डेबिट ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, ठीक। द अलाउंस मेड फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, प्रॉम्प्ट पेमेंट का मतलब क्या होता है? जल्दी पेमेंट, जल्दी। प्रॉम्प्ट मतलब क्या होता है? जल्दी पेमेंट। अगर मुझे जल्दी पेमेंट होती है तो कैश डिस्काउंट देता हूं, अगर बल्क में पेमेंट बल्क में खरीदता सामान तो ट्रेड डिस्काउंट देता हूं, अगर कुछ खराबी हो जाती है तो रिबेट दिया जाता है। याद रखना शिकायत तीनों जनरल एंट्री के केस के अंदर, अगर मेरे को जल्दी पेमेंट करते हैं तो मैं कैश डिस्काउंट दूंगा, अगर बल्क में कोई सामान खरीदता है तो ट्रेड डिस्काउंट दूंगा, अगर मेरे सामान मैंने बेचा और मुझे क्या करना, मुझे उसमें से डिफेक्टिव निकला तो क्या भाई डिफेक्टिव वापस ले लो, तो मैंने कहा यार कुछ डिस्काउंट ले लो, छोड़ो तो डिस्काउंट दे दो, दैट इज रिबेट। माल खराब होने पे डिस्काउंट देता है तो रिबेट होता है। बल्क में अगर कोई सामान कहता है तो ट्रेड डिस्काउंट, अगर जल्दी पेमेंट करने के लिए कहता है तो हम उसको देते हैं कैश डिस्काउंट, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलते हैं? डेबिट साइड, राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड बोलते हैं। इफ डेबिट साइड गुड्स अकाउंट एक्सीड द क्रेडिट साइड द डिफरेंस विल बी द क्लोजिंग स्टॉक। अगर गुड्स डेबिट साइड में मान लेते हैं, डेबिट का मतलब क्या है? मेरे को गुड्स कितना पड़े, परचेज करा मैंने 5 लाख रुपए, 5 लाख के गुड्स खरीदे, और क्रेडिट साइड में मैंने सेल, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, सेल कर दिया मैंने सिर्फ 4 लाख के गुड्स, 4 लाख के, तो कितने गुड्स बच गए? 50 के गुड्स, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। जब डेबिट साइड ज्यादा हो क्रेडिट साइड से तो स्टॉक बच जाता है। 5 लाख का मेरा स्टॉक पड़ा है, परचेज करता डेबिट करा और सेल करता मैं क्रेडिट करा, तो 5 लाख का स्टॉक की बात कर रहा हूं, कितने रुपए का बेचा उसकी बात नहीं कर रहा हूं, यूनिट की बात कर रहा हूं। 5 लाख यूनिट खरीदी, डेबिट में 5 लाख में 5 लाख यूनिट पड़ी है, इसमें से 4 लाख 4.5 लाख यूनिट बेच, 4 लाख यूनिट 4.5 लाख यूनिट बेच दी, तो कितनी यूनिट बच गई? 50,000 यूनिट बच गई। तो अगर डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, इसका मतलब डेबिट साइड में स्टॉक ज्यादा पड़ा है, क्रेडिट साइड में कम बेचा गया है, तो जो बच जाता है उसको क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं दोस्त। आया समझ में आया? तो ऑब्वियस सी बात है यार, 5 लाख यूनिट पड़ी है, 4.5 लाख यूनिट बेची है, तो कितने का स्टॉक पड़ गया? 50,000 का स्टॉक पड़ा है, तो डेबिट साइड ज्यादा होने के कारण हुआ ना ऐसा। पढ़ लेना फिर बाद देखो
द बैलेंस ऑफ दैट अकाउंट विल बी शो अ डेबिट कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस। मतलब डेबिट ट्रायल बैलेंस के अंदर कौन सा किस अकाउंट का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है। एक तो एसेट और एक एक्सपेंस, लॉस, एसेट एक्सपेंस और लॉस, तीन अकाउंट ऐसा होता है जिसका डेबिट बैलेंस होता है और ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जाता है, सिर्फ तीन अकाउंट। और लायबिलिटी, इनकम और गेन और कैपिटल, ये चार अकाउंट ऐसे हैं जो क्रेडिट साइड में जाते हैं और ड्राइंग्स डेबिट साइड में जाता है। The equity of the debt and credit, equality मतलब बराबर, डेबिट और क्रेडिट बराबर कब होंगे, does not mean that individual account is also accurate, ट्रायल बैलेंस। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बराबर हो जाते हैं, इसका मतलब समझ में आता है कि अमाउंट सही है, एंट्री भी तो गलत हो सकती है। क्या पता मैंने एक एंट्री को 2 बार पॉज कर दिया, रेक्टिफिकेशन एरर को एक एंट्री को 2 बार पॉज कर दिया, इसका मतलब अमाउंट तो सही करा, ट्रायल बैलेंस मैच करेगा, ट्रायल बैलेंस एग्री करेगा। याद है रेक्टिफिकेशन बनाता है, ट्रायल बैलेंस एग्री कब करेगा, जब एक एंट्री को 2 बार कर देते हो पॉज, तब भी ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाता है, मतलब डेबिट साइड पर। इसका मतलब ये नहीं है कि एंट्री सही है, एंट्री गलत हो सकती है। हाँ, हम ये कह सकते हैं अमाउंट सही आता है जितने भी एंट्री पास करिए। तो अगर आपका डेबिट और क्रेडिट साइड ट्रायल बैलेंस का बराबर जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अकाउंट्स में, अकाउंट के अंदर मतलब अमाउंट में तो सही कराया पर अकाउंट में गलती कर दी हो, अमाउंट एक्यूरेट हो, अकाउंट एक्यूरेट हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर मैं कह रहा हूँ राम अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट डेबिट टू, आपके पास कैश होना चाहिए था, आपने परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर कर दिया, ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा, पर कैश की जगह क्रेडिटर कर दिया, आप गलती कर दी यहाँ पर। इस केस के अंदर आपके पास ट्रायल बैलेंस तो मैच कर जाएगा पर अकाउंट तो गलत हो गया ना, तो वही कह रहे हैं। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट व्हिच शो डैश और द टोटल ऑफ द अकाउंट बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, अकाउंट्स के बैलेंस होता है। याद है लेजर के जो लास्ट वैल्यू बन जाते हैं उसको हम ट्रायल बैलेंस ट्रांसफर करते हैं। तो ट्रायल बैलेंस क्या शो करता है, सारे अकाउंट के बैलेंसेस शो करता है। डैश लिस्ट द बैलेंसेस, दैट लिस्ट द बैलेंस एंड द टाइटल ऑफ द अकाउंट इन द लेजर। ऑब्वियस सी बात है, क्या करेंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या होता है, बैलेंस की लिस्ट होती है और उनका नाम होता है, टाइटल, कैश का कितना कैश पड़ा है, बैंक में कितना पैसा पड़ा है, सेल कितनी की हुई, परचेज कितनी की हुई, खर्चा कितने का हुआ, एक्सपेंस कितने का, इनकम कितनी की हुई, ये पड़ा होता है ना। तो टाइटल मतलब नाम होता है और उनके बैलेंस होते हैं, बस। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर होते हैं ये सब होता है। क्लोजिंग स्टॉक इज अपेयर इन द ट्रायल बैलेंस सो अ दैट, अभी मैंने बताया था आपको कहां पर, ये मैंने आपको बताया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर शो होता है तो उसको एसेट साइड में भेजते हैं। याद करो भाई क्लोजिंग स्टॉक वाला कांसेप्ट को, मैंने जान के समझाया था ये, ठीक है, एसेट साइड में भेजते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ द लायबिलिटी अकाउंट विल बी शो डैश ऑफ द ट्रायल बैलेंस। अगर लायबिलिटी का जो बैलेंस होगा ट्रायल बैलेंस के अंदर कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में। एसेट एक्सपेंस का नेचर कहां जाता है, डेबिट साइड में। और लायबिलिटी का नेचर कहां जाएगा, क्रेडिट होगा तो क्रेडिट साइड में जाएगा। आओ, राम हैज एन एसेट 20,000 रुपए की, लायबिलिटी 4,000 की, कैपिटल आपका 16,000 रुपए का। सही है, बिल्कुल सही है, अकाउंटिंग इक्वेशन मैच कर रही है। 20,000 की एसेट है और 16 और 4 मिलाकर लायबिलिटी होगी 20,000 रुपए के, ट्रू है। डेप्रिसिएशन इज लॉस, बिल्कुल सही, डेप्रिसिएशन एक लॉस है, एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। डबल अकाउंटिंग सिस्टम सो इट ओरिजिन टू लूका पिकोली, बिल्कुल सही। याद है डबल अकाउंटिंग सिस्टम का इन्वेंशन किसने करा था, डबल अकाउंटिंग सिस्टम का इन्वेंशन लूका पिकोली ने करा था दोस्तों। किसने करा था, लूका पिकोली। लूका पिकोली द फादर ऑफ अकाउंट्स। प्रॉफिट एंड लॉस हैज नो इफेक्ट ऑन नेट वर्थ। प्रॉफिट और लॉस का कोई इफेक्ट नेट वर्थ पे नहीं होता। नेट वर्थ मींस कैपिटल, नेट वर्थ का मतलब क्या होता है दोस्तों, कैपिटल। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम प्रॉफिट कमाएंगे तो कैपिटल में ऐड करेंगे और लॉस होगा तो कैपिटल से माइनस करेंगे, तो इफेक्ट तो होना चाहिए। ये कह रहा नहीं इफेक्ट होता, क्यों नहीं होता। नेट वर्थ बच्चा सुनते क्या है ये, नेट वर्थ होते कैपिटल, कैपिटल का दूसरा नाम होता है नेट वर्थ। कैपिटल के 3 नाम होते हैं, कैपिटल, नेट वर्थ और ओनर इक्विटी। कैपिटल, नेट वर्थ और ओनर इक्विटी, ये तीनों नाम कैपिटल के होते हैं। अगर मुझे प्रॉफिट होता है तो कैपिटल बढ़ जाएगी, प्रॉफिट नहीं होता, लॉस होता है तो कैपिटल कम हो जाएगी। तो इफेक्ट करता है नहीं करता, कैपिटल में करता है। ये कह रहा फॉल्स नहीं करता, तो फॉल्स है भाई, मना कर रहे हो आप, कहता है ऐसे तो। कैपिटल इज अ रियल अकाउंट, फॉल्स। कैपिटल इज अ लायबिलिटी है, पर्सनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस या फाइनल अकाउंट नहीं, ट्रायल बैलेंस होना होता फाइनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस इज समराइजिंग, फाइनल अकाउंट तो होता है पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस कंटेन द बैलेंस ओनली पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट। फॉल्स, ट्रायल बैलेंस पर्सनल भी बताता है, रियल भी बताता है और खर्चे नॉमिनल भी बताता है। ट्रायल बैलेंस किसके बारे में डालता है, तीनों के, पर्सनल, रियल और नॉमिनल तीनों के। एक्सपेंस नहीं आता ट्रायल बैलेंस में आता है। आफ्टर प्रिपेयरिंग लेजर प्रिपेयर द नेक्स्ट स्टेप इज प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, बिल्कुल सही। लेजर प्रिपेयर करने के बाद ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर के बाद करने का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस शीट। जर्नल इज अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री नहीं, जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, मतलब फर्स्ट एंट्री जो होती है वो ओरिजिनल एंट्री होती है, प्राइम एंट्री। जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, नॉट अ फाइनल एंट्री। फॉल्स है। ट्रेड डिस्काउंट विल बी एंटेड इन ना, ट्रेड डिस्काउंट को भी बुक्स ऑन में एंटर नहीं कर जाता। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा नेट बैलेंस का, जब मैंने परचेज करा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद रिकॉर्ड करेंगे। क्या डिस्काउंट रिकॉर्ड किया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं किया जाता। कितना सिंपल है, जब आप पूरा काउंटिंग पढ़ लेते हो तो दोस्तों सिंपल ही लगता है।
सैलरी अकाउंट क्या है? सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है डाल दिया। ड्राइंग अकाउंट क्या है? ड्राइंग आपका पर्सनल अकाउंट है क्योंकि ओनर ले आता है। फर्नीचर अकाउंट क्या है? फर्नीचर हमारे लिए रियल अकाउंट है। इनकम रिसीव्ड एडवांस या डिस्क्रिमिनेटरी है, रिप्रेजेंटेटिव होगा। और मॉडर्न एकेडमी कोई कंपनी है, कोई बिजनेस है, एकेडमी है, कोई इंस्टीट्यूट है, तो इंस्टीट्यूट का क्या होगा? आर्टिफिशियल। क्या समझ में आ रहा है? सैलरी अकाउंट क्या हो गया? नॉमिनल हो गया। ड्राइंग अकाउंट क्या हो गया? पर्सनल हो गया क्योंकि ओनर के बात आ गई तो नेचुरल पर्सन हो गया, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट क्या हो गया? रियल हो गया। इनकम रिसीव्ड एडवांस एडजस्टमेंट्स है, इनकम रिसीव्ड एडवांस, एक्रूड इनकम, प्रीपेड रेंट और प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं। और जो एकेडमी वगैरह होती है, इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं, वो आर्टिफिशियल मानते हैं। फिर दोबारा, अरे एक ही चीज बारह पूछा है। सैलरी अकाउंट क्या है? नॉमिनल है। कैपिटल अकाउंट क्या है? पर्सनल है। गुडविल अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट है। हर्षित अकाउंट क्या है? पर्सनल है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आर्टिफिशियल है। कितना सिंपल है। सैलरी क्या हो गया? नॉमिनल हो गया। कैपिटल क्या हो गया? पर्सनल हो गया क्योंकि ओनर का होता है, ओनर पर्सनल हो गया। गुडविल अकाउंट क्या हो गया? इंटेंजिबल एसेट है तो रियल अकाउंट हो गया। हर्षित अकाउंट क्या है? पर्सनल है, नेचुरल पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट हो गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आर्टिफिशियल है, बट नेचुरल तो नहीं है पर आर्टिफिशियल है, ठीक है। खत्म हो गया अभी। और देखो आज तो सारे खत्म करा दोस्त, एक ही क्लास रिकॉर्ड करनी है सारे। और ये हमारा लास्ट है शायद, एक मैं चेक कर लेता हूँ आगे है क्या। और मैंने सारे क्वेश्चन कराया आपको, एक छुटा होगा या दो तीन दो छुटे होंगे, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। एक तो छुटा होगा वो करोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आगे। तो अभी ये भी है भाई, मतलब दो और बचे अभी। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। ऑल परचेज बुक आर यूज्ड। ऑल परचेज बुक किसके? सिर्फ क्रेडिट परचेज को ज्यादा है। सिर्फ परचेज बुक में क्या होता है? सिर्फ क्रेडिट परचेज होती है और कुछ नहीं होता। ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट नहीं, और सिर्फ क्रेडिट परचेज, ओनली क्रेडिट परचेज। अच्छा ये तो जल्दी बात ही करती। ऑल क्रेडिट परचेज लिखा है, इसमें एसेट क्या तो गुड लिखा है। ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है, सी का राइट आंसर। वहां पर लिखा है ऑल क्रेडिट परचेज, इसका मतलब क्या? उधार वाले सामान। उधार वाले सामान गुड्स भी हो सकते हैं और एसेट भी हो सकती है। क्या बताना चाहिए? उधार वाला सामान सिर्फ और सिर्फ गुड्स तो क्रेडिट में आता है। गुड्स ब्रॉट बाय मिस्टर पी एंड द पेमेंट इज ड्यू आफ्टर अ मंथ इज एंटर्ड इनटू। गुड्स परचेज करा, गुड्स खरीदा, अभी पेमेंट नहीं, उधार गुड्स खरीदा, परचेज बुक में आएगा, परचेज बुक में आएगा। सब्सिडी बुक याद है? सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर यूज फॉर रिकॉर्डिंग द एंट्री इन द सेल बुक। सेल बुक के अंदर इनवॉइस को रिकॉर्ड कराता है, इनवॉइस। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, पहली बात तो मैं बता दूं, क्रेडिट नोट में आपको बहुत बार बता चुका। क्रेडिट नोट का मतलब होता है उस पर्सन के अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, इसका मतलब सेल रिटर्न जब होगा ना तब क्रेडिट नोट होगा, याद रखना। सेल रिटर्न के केस में क्रेडिट नोट होता है और डेबिट नोट होता है परचेज रिटर्न के केस में, क्योंकि परचेज रिटर्न की एंट्री होती है, परचेज रिटर्न कर देता है क्रेडिट और पर्सन करता है डेबिट, तो डेबिट नोट होगा परचेज रिटर्न के केस के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऐसे बताया था आपको कि पर्सन के अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करना। अब जब मैं माल बेचूंगा तो मैं इनवॉइस दूंगा। आप जब किससे माल खरीदते हो तो आपको इनवॉइस मिलता है, तो बेचने वाला देता है, लेने वाला खरीदने वाला मिलता है आपको। अगर जब मैं माल खरीदता हूं तो मुझे इनवॉइस मिलेगा और जब मैं माल बेचूंगा तो मुझे इनवॉइस देना पड़ेगा। तो इनवॉइस रिसीव्ड, इनवॉइस सेंट आउट, इनवॉइस सेंट आउट। जब भी मैं माल बेचता हूं तो मुझे इनवॉइस देना पड़ता है, और जब मैं माल खरीदता हूं उधार पर, जब उधार होता तो इनवॉइस। एक बार और बताई थी मैंने, जब उधार पर माल बेचो खरीदोगे तो इनवॉइस मिलता है, और जब उधार पे माल नहीं कैश में होता है कैश मेमो मिलता है। ज्यादा समझ में कैश मेमो मिलता है जब कैश में ट्रांजैक्शन होती है। उधार के ट्रांजैक्शन में इनवॉइस इशू करते हैं, दोनों बिल होते हैं पर नाम होता है अलग अलग। कैश मेमो हो गया तो समझ लेना कैश ट्रांजैक्शन है, और इनवॉइस का अगर चीज कर रहे हो, इनवॉइस का हो रहा है इशू, समझ लेना आप कि वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का, क्रेडिट नोट का मतलब सेल रिटर्न, डेबिट नोट का मतलब परचेज रिटर्न के टाइम पे इशू करते हैं। इनवॉइस जब सेंड करेंगे तो बेचूंगा जब माल, और इनवॉइस रिसीव जब होता है जब माल खरीदूंगा, तो इधर सेल की बात हुई तो बेचने वाली। Debit note issued to creditor, goods written by us is recorded in the purchase return book. Debit note कहाँ पर issue करते हैं? Purchase return book को, और sale return book is recorded in, ये बताया ना अभी यार, डेबिट नोट कहाँ करते हैं? परचेज रिटर्न बुक में करते हैं, क्योंकि परचेज रिटर्न करते टाइम पर उस पर्सन के अकाउंट को डेबिट कर देता है, इसलिए डेबिट नोट इशू करा जाता है। सेल रिटर्न बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड, कब रिकॉर्ड करते हैं सेल रिटर्न बुक? कब सेल रिटर्न बुक कब होता है? जब मुझे सेल रिटर्न होती है, रिटर्न ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, जब उधार पे माल बेचता हूं और क्रेडिट बेचता हूं। का नहीं,
कैश में नहीं और सेल ऑफ गुड्स में नहीं। जब रिटर्न होता है मुझे गुड्स, जब मैंने उधार माल बेचा होता है वो मुझे गुड्स रिटर्न हो जाता है तब उसे रिटर्न। क्लोजिंग एंट्री आर रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। क्लोजिंग एंट्री होती है, क्लोजिंग एंट्री होती है, क्लोजिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होता है दोस्तों। कैश बुक क्या होती है? सब्सिडरी जर्नल और लेजर। सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक होती है दोस्तों, नहीं सब्सिडरी बुक नहीं, सब्सिडरी जर्नल लेजर। अरे याद है मैंने सिखाया था, सब्सिडरी जर्नल भी होती है और लेजर भी होता है। सब्सिडरी जर्नल भी होता है, लेजर। कैश बुक के अंदर जनरल कैश बुक के अंदर एंट्री पास कर सकते हैं और लेजर अकाउंट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सब्सिडरी बुक नहीं, सब्सिडरी जर्नल एंड लेजर। अब सब्सिडरी में चैप्टर खोल के दिखाओ, उसमें से सब्सिडरी बुक के अंदर एक लाइन लिखवाई थी मैंने कि भाई सब्सिडरी बुक क्या होती है। कैश बुक इज अ फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होता है कैश बुक? कैश बुक किस फॉर्म में होता है? कैश बुक लेजर की फॉर्म में होता है। बनाया ना हमने कैश बुक। अगर आप एंट्री पास करते हो, कैश बुक मेनली कैसे बनता है? डबल एंट्री कॉलम, सिंगल एंट्री कैश बुक। लेजर की तरह बनता है नहीं बनता? ऑल कैश बुक रिकॉर्ड ऑल कैश रिसीप्ट, ऑल कैश पेमेंट या ऑल कैश रिवॉर्ड का पेमेंट, बिल्कुल सही। लास्ट वाला आंसर, ऑल कैश रिसीप्ट एंड पेमेंट बोथ। कैश बुक डज नॉट रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्रेडिट सेल, ऑल ऑफ द अबव। उधार ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करता कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में शो, सिंगल कॉलम कैश बुक क्या शो करता है? ओनली अ डेबिट बैलेंस, ओनली क्रेडिट, आइदर डेबिट और क्रेडिट। बिल्कुल और कैसी बात है, सिंगल कॉलम कैश बुक डेबिट बैलेंस भी शो कर सकता है, क्रेडिट बैलेंस शो कर सकता है दोस्तों। नहीं, क्रेडिट बैलेंस शो नहीं करेगा। सिंगल कॉलम सिर्फ और सिर्फ आपके पास, हाँ दोस्तों कर सकता है। कैसे? देखो मैं स्टार्ट करता हूँ। ये मैंने क्या बनाया, यहाँ लिख दिया टू बैलेंस बीडी, यहाँ बीडी लिख दिया और यहाँ लिख दिया वाई बैलेंस शीट। तो क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, ठीक है। मुझे सही लग रहा है ये, अच्छा गलत है सर इसका। बैलेंसेस तो ये होते हैं ना, देखो सिंगल कॉलम के अंदर कभी भी कैश आता है और कैश कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता दोस्तों। या तो जीरो होगा, नेगेटिव कैसे कैसे हो सकता है? हाँ बैंक बैलेंस नेगेटिव हो सकता है, तो कैश नेगेटिव नहीं हो सकता। तो सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ डेबिट बैलेंस रिकॉर्ड होता है, आइदर क्रेडिट बैलेंस तो होता ही नहीं सिंगल कॉलम में। सिंगल कॉलम के अंदर कैश होता है और कैश कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ अगर बोलते हैं डबल कॉलम कैश बुक तो बैंक ट्रांजेक्शन नेगेटिव हो सकता है, उसकी ओवरड्राफ्ट होता है और ओवरड्राफ्ट की केस के अंदर क्रेडिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस दोनों हो सकता है। तो सिंगल कॉलम में सिर्फ और सिर्फ डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस नहीं होता। दोबारा समझाता हूँ। सिंगल कॉलम में जब मैं लिखता हूँ बीडी और लिखता हूँ सीडी, पहले साइड को ट्रांसफर करता हूँ बीडी। कभी आपने देखा कैश बुक कभी सीडी में आया हो? कभी नहीं आया होगा, कभी नहीं देखा होगा। हाँ आपने बैंक कॉलम को अपने सीडी देखा होगा, क्योंकि ओवरड्राफ्ट के अंदर सीडी आ जाता है। बैंक कॉलम क्रेडिट बीडी क्रेडिट साइड में आ जाता है, क्यों? बैलेंस, क्योंकि ओवरड्राफ्ट जब होता है तो बीडी आ जाता है। पर सिंगल कॉलम में सिर्फ कैश होता है और कैश कभी या तो नेगेटिव नहीं हो सकता, या तो जीरो होगा या फिर पैसा कुछ ना कुछ पड़ा होगा। तो इसलिए कैश बुक का, सिंगल कॉलम कैश बुक का सिर्फ और सिर्फ डेबिट बैलेंस होता है। तो ये गलत से गलत है, ठीक कर लेना इसको। अब कैश बुक विद अ डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम इज कॉल्ड, अब कैश बुक जिसमें डिस्काउंट और बैंक कॉलम होता है, डिस्काउंट और बैंक कॉलम होता है, उसको टू कॉलम कैश बुक कहेंगे, सिर्फ डिस्काउंट और बैंक कॉलम है। नहीं गलत पढ़ लिया दोस्तों। अब कैश बुक विद डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम, विद लिखा है मतलब कैश के साथ डिस्काउंट और बैंक कॉलम दोनों होगा तो क्या होगा? थ्री कॉलम कैश बुक। मेरे को लगा वो कैश बुक जिसके अंदर डिस्काउंट और बैंक कॉलम हो, यहाँ लिखा है विद। विद का मतलब क्या हो गया? कैश बुक के साथ बैंक और डिस्काउंट कॉलम होगा तो थ्री कॉलम कैश बुक बनेगा। कैश बुक के साथ मतलब कैश बुक मतलब कैश वाला कॉलम के साथ डिस्काउंट और बैंक वाला कॉलम होगा तो थ्री कॉलम कैश बुक बनेगा। टोटल डिस्काउंट ऑफ कॉलम ऑन द डेबिट साइड and of the cash book and recording the cash discount deduction from the customer when they pay their account, it posted to the, क्या बोला है देखो क्या कह रहा है, total discount column of debit side of the cash book recording only cash discount deducted from the customer when they are pay account and it posted to the, ये कह रहा है कि मैंने किसी कस्टमर को कोई माल बेचा, अब कस्टमर मुझे उसकी पेमेंट कर रहा है और अगर मैं उसको डिस्काउंट दे दूं तो डिस्काउंट अलाउ है या रिसीव्ड बताओ? अलाउ है सर। ये कह रहा है कि कस्टमर अगर मुझे कोई, मान लो कस्टमर ने दे देते 10,000 रुपए, अब कस्टमर कहता है कि भाई मैं 9,500 दूंगा, 500 को डिस्काउंट दे दे, तो कस्टमर अगर पैसा कैश डिस्काउंट अगर कोई डिडक्ट कर ले तो कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट का भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता, कैश डिस्काउंट होता है। अगर कैश डिस्काउंट डिडक्ट कर ले कस्टमर तो मैं वो डिस्काउंट मैंने दिया या लिया, मैंने दे दिया कस्टमर को अपने, तो मैंने जब दिया तो डिस्काउंट अलाउ है, रिसीव्ड है, अलाउ है, तो कहाँ आएगा? डेबिट साइड पाएगा डिस्काउंट अलाउ, क्यों से? कैश बुक के डेबिट साइड में डिस्काउंट रिसीव्ड आते हैं, कैश बुक के क्रेडिट साइड में थ्री कॉलम कैश बुक। तो डेबिट टू द डिस्काउंट अलाउ अकाउंट, डेबिट टू द डिस्काउंट अलाउ, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। डिस्काउंट अलाउ अकाउंट के डेबिट साइड में। क्या ट्रेड डिस्काउंट कभी भी एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स क्या ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है? नहीं, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, साफ साफ बता रहे हो।
periodical total of the sale return book is posted to the periodical total of the sale return book, periodical total of the sale return। अगर मुझे सेल रिटर्न आती है तो मैं काम प्रयोग करता हूँ। सेल रिटर्न बताओ क्या होता है? डेबिट। अगर सेल खरीदे तो सेल रिटर्न क्या होगा दोस्त? डेबिट ऑफ द सेल रिटर्न अकाउंट। अरे अगर सेल रिटर्न बुक है तो मैं क्या करूंगा? सेल रिटर्न में तो दिखाऊंगा डेटर से क्रेडिट तो दिखाऊंगा, क्योंकि सेल रिटर्न हमेशा डेबिट होता है, क्रेडिट तो सेल होती है ना, सेल क्रेडिट होता है तो सेल रिटर्न डेबिट होता है। 15 का आंसर आपके पास बी इज दैट। देखो यार 3 नहीं आया समझ में नहीं कीजिएगा। समझ में आया? अगर मेरे पे टोटल सेल रिटर्न बुक है तो मैं उस सेल रिटर्न बुक को टोटल कहां दिखाऊंगा? डेबिट साइड में दिखाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है। और क्योंकि सेल क्या होती है? क्रेडिट, तो सेल रिटर्न क्या होता है? डेबिट। डेबिट नोट सेंड टू दी बायर, जो खरीदने वाला है। क्यों? क्योंकि डेबिट नोट किसको करेगा? अगर कोई पर्सन मुझसे खरीदेगा और मुझे अगर वो वापसी कर देता तो क्या होगा? सेल रिटर्न सेंट बाय दी बायर, सॉरी टू दी बायर नहीं, बाय दी बायर। वही तो मैं कहूं क्या कर रहा है। मैंने किसी से माल खरीदा, मैंने किसी से माल खरीदा, आपसे खरीदा मान लेते माल। मैंने जब आपसे माल खरीदा तो मैंने उसमें से कुछ गुड्स रिटर्न कर दिए। तो मैंने जब परचेस करा तो मेरे लिए परचेस रिटर्न हो गई। आपके लिए क्या हो गया? आपके लिए क्या होगा दोस्त? आपके लिए क्या होगा? सेल रिटर्न। आप मुझे आप डेबिट कर दोगे क्योंकि आप मेरे अकाउंट को क्या कर दोगे? आप मैंने किसी से माल खरीदा दोस्त, मैंने किसी से माल खरीदा। अब जब मैं किसी से माल खरीदूंगा तो मेरा क्या होगा? परचेज होगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू, मान लो मैंने किसी से खरीदा, अब मैंने रिटर्न कर दिया तो परचेज रिटर्न क्या कर दिया? क्रेडिट। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? आप ए को डेबिट कर दिया कि मैंने कहा मेरे बुक्स अकाउंट में। जब मैं माल खरीदता हूँ तो डेबिट नोट कौन दे देगा मुझे? दूसरा पर्सन देगा कि भाई मैंने आपके अकाउंट को डेबिट कर दिया, ये लो। या तो मैं इशू कर दूंगा या बायर इशू कर देगा। बायर कौन होता है? जो खरीदने वाला है, मतलब मैं। तो बायर जो खरीदने वाला है वो मुझे क्या देगा? डेबिट नोट। तो तुम्हारा कौन इशू कर रहा है? यहाँ से दोबारा आपने गुड्स खरीदे, आपको बायर मेरे से, तो मैं आपको क्रेडिट नोट दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं सेलर हूँ और आप बायर हो। सेल बायर हमेशा डेबिट नोट देता है, सेलर हमेशा क्रेडिट नोट देता है। क्यों? जब आप मेरे से गुड्स खरीदोगे तो मैंने बेचा, आपने खरीदा, आपने खरीदा, आपने रिटर्न कर दिया, तो आपके लिए परचेज रिटर्न होगी, मेरे सेल रिटर्न हो गई। अब सेल रिटर्न में कहां शो करता हूं? डेबिट साइड पर। सेल रिटर्न में कहां शो करूंगा? डेबिट साइड में। और परचेज रिटर्न आप कहां शो करोगे? क्रेडिट साइड में। अगर परचेज रिटर्न को आप क्रेडिट साइड में शो कर रहे हो तो आप मेरा अकाउंट में करोगे? डेबिट करोगे, तो मुझे डेबिट नोट दोगे। और अगर सेल रिटर्न को मैं डेबिट साइड में शो कर रहा हूं तो आपके अकाउंट में क्या कर रहा हूं? क्रेडिट कर रहा हूं, तो आपको क्रेडिट नोट दूंगा। तो जो सेलर होता है वो क्रेडिट नोट देता है और जो बायर होता है वो डेबिट नोट देता है, क्योंकि वो बायर क्या करता है? दूसरे पर्सन को जिससे खरीदा होता है उसको डेबिट करता है, ठीक है, जब रिटर्न करता है लायबिलिटी कम करता है। इनवॉइस साइंड बाय द सेलर, इनवॉइस कौन देगा? सेलर। जो माल बेच रहा है वही तो इनवॉइस देगा, ठीक है। लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू देयर थेफ्ट, थेफ्ट चोरी होने के कारण अगर गुड्स जल जाते हैं तो कहां पर पहुंच? जनरल प्रॉपर के अंदर। कोई भी ट्रांजैक्शन जब कैश बुक, परचेज बुक, सब्सिडी बुक के अंदर नहीं आती, वो कहां आती है? जनरल प्रॉपर में आती है। क्रेडिट नोट सेंट बाय द सेलर भी बताया कि अगर मैं सेलर तो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेलर के लिए सेल रिटर्न है और सेल रिटर्न होकर तो सेल क्यों करेगा? डेबिट। और पर्सन के अकाउंट करेगा क्रेडिट। अब ये देखा जाएगा कि पर्सन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट नोट इशू करेंगे। राइट ऑफ, राइट ऑफ जनरल प्रॉपर में आएगा। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन जो परचेज नहीं है, जो सेल नहीं है और जो परचेज रिटर्न नहीं है और सेल रिटर्न नहीं है, इनको छोड़कर बाकी सारी ट्रांजैक्शन जनरल प्रॉपर में। ओपनिंग एंट्री कहां करेंगे? जनरल प्रॉपर में करेंगे। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक आर ट्रांसफर टू द लेजर अकाउंट ऑफ कैश साइड ऑफ द अकाउंट। अगर कोई कैश बुक है, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर कैश बुक के डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर रहा हूं तो जब मैं उसको लेजर में भेजूंगा दोस्तों, उसको कैश साइड में भेजूंगा। अपोजिट क्रॉस पोस्टिंग होती नहीं होती? डेबिट साइड में कोई आइटम है तो उसको लेजर में भेजूंगा तो कहां भेजना पड़ेगा? मुझे क्रेडिट साइड में भेजना पड़ेगा। मैंने एंट्री करी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अब मान लो मैंने कैश को लेकर डेबिट करा, कैश को लेकर भाई डेबिट का। अब कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, सेल करके कैसा। अब मैं कैश बुक जब बनाऊंगा तो कैश बुक क्या बनाऊंगा? तो यहाँ पर लिखूंगा टू सेल, ये करूंगा, है ना, टू सेल लिख दूंगा। देखा क्या? अगर जो आइटम कैश बुक के डेबिट साइड में है तो अब अगर मैं सेल अकाउंट बनाऊंगा तो बताओ कहां डालूंगा? बाय कैश, तो है क्रेडिट साइड में। तो अगर कैश बुक के डेबिट साइड में है तो दूसरे अकाउंट के साइड में होगा, क्रेडिट साइड में होगा। ये कहने की कोशिश कर रहा है। जब कैश बुक के डेबिट साइड में जो आइटम अगर उसको ट्रांसफर करेंगे दूसरे अकाउंट के लेजर, दूसरे लेजर अकाउंट में था कैश। अगर मैं कैश अकाउंट तो सेल अकाउंट करता हूं, दो लेजर बनेंगे, कैश अकाउंट बनेगा, सेल अकाउंट बनेगा। कैश अकाउंट का अगर डेबिट साइड में तो सेल अकाउंट के क्रेडिट साइड में होगा, ठीक। एक चेक जो था रिटर्न करके डिसऑनर हो गया इफ रिकॉर्डेड इन द डैश बैंक कॉलम ऑफ क्रेडिट साइड। और मुझे बताया एक चेक मुझे मिला तो मैंने बैंक बढ़ा दिया था, अब वो डिसऑनर हो गया, मतलब पैसा नहीं मिला, तो बैंक क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा। और बैंक को कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बैंक कॉलम को, जो बैंक वाला कॉलम है क्रेडिट साइड में, कम करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा बैंक कॉलम में, ठीक है। पेमेंट आर रिकॉर्डेड ऑन द डैश साइड ऑफ द कैश बुक। क्रेडिट साइड पेमेंट किस साइड में होती है? क्रेडिट साइड में होती है। द बैलेंस इन अ पेटी कैश बुक इज एन एसेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। पेटी कैश बुक जो होता है, पेटी कैश बुक याद है? पेटी कैश बुक हमारी लास्ट क्लास की बेसिक की
लाभ मैंने पहले कैश बुक समझाया था, और मैंने आपको बताया था एक बात कि पैटी कैश बुक के अंदर हम क्या करते हैं, महीने में कुछ पैसा दे देते हैं या हाफ ईयरली या मंथली कुछ पैसा दे देते हैं, हाफ मंथली क्या देते हैं, पैसा दे देते हैं, ये वीकली पैसा दे देते हैं, और जो पैसा लास्ट में बच जाता है, मान लो मैंने आपको 10,000 रुपए दिए, आप पैटी कैसे हो, आपने खर्चा करा, आपके पास 2,000 बच गए, तो वो 2,000 रुपए जो बच गए वो हम ऐसा मानते हैं क्योंकि आपके पास कैश बच गया, ऐसा में। तो पैटी कैश याद रखना, टेबल में बहुत बार आता है, पैटी कैश बुक का अगर कोई बैलेंस बच जाता है तो क्या है, एक्सपेंस है, इनकम है, लॉस है या एसेट है, तो आप कहोगे एसेट है, कैश कह रहे हो क्योंकि वो कैश है दोस्तों जो बच जाता है। मैंने आपको 10,000 रुपए दिए कैश, खर्चा करा, खर्चा करने का जो बैलेंस बच जाएगा वो कैश ही तो है, और कैश मान लीजिए होती है एसेट, तो पैटी कैश बुक का बैलेंस हमेशा एसेट रहता है, याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में काफी बार पूछते हैं। द बैलेंस ऑन द डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम इन कैश बुक इज इंडिकेट द कैश एट बैंक। अगर मैं कह रहा हूं, देखो मैं यहाँ पर कैश बुक बनाई और कैश बुक बनाने में यहाँ लेकर टू बैलेंस रीडिंग, और ये मान लेते हैं कैश कॉलम या बैंक कॉलम, अगर ये कैश कॉलम और ये बैंक कॉलम, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ टू बैलेंस वीडियो यहाँ लिखता हूँ, तो मैं इसका मतलब क्या है, कैश इन हैंड है, और इसका मतलब क्या है, कैश एट बैंक है। तो कह रहा है अगर बैलेंस ऑन द डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, अगर बैंक कॉलम के ऊपर बैंक कॉलम का कोई बैलेंस ही सो रहा है, बैलेंस विधि सो रहा है, तो वो कौन सा बैलेंस होता है, कैश एट बैंक होता है, नॉर्मल। बैंक कॉलम मतलब कैश बुक डैश बैलेंस, हाँ ये सही है, बैंक कॉलम कैश बुक का आधा डेबिट से क्रेडिट, अगर डेबिट होगा तो मतलब मेरा बैंक में पैसा पड़ा है, क्रेडिट होगा तो मतलब बैंक ने मुझसे पैसा लेना, मेरा ओवरड्राफ्ट है, ये हो सकता है। पर कैश बुक के अंदर कभी भी डेबिट क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा, कैश बुक हमेशा सिंगल कैश कॉलम कैश बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ डेबिट बैलेंस होगा, वहां नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ बैंक के केस में नेगेटिव हो सकता है, इसलिए बोला बैंक का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, अगर डेबिट बैलेंस हुआ तो मतलब हमारा पैसा बैंक में है, और क्रेडिट बैलेंस हुआ तो मतलब बैंक ने हमसे पैसा लेना, हमारा ओवरड्राफ्ट चल रहा है, ये ठीक है बिल्कुल। अब पीरियोडिकल टोटल ऑफ द सेल बुक इज पोस्टेड टू द, सेल बुक का जो टोटल है वो कहां पोस्ट करेंगे, सेल बुक का टोटल है वो कहां पोस्ट करेंगे दोस्तों, दोस्तों गलत है, डेबिट साइड नहीं क्रेडिट साइड आती है, सेल बुक का जो मतलब पीरियोडिक का मतलब मंथली या ईयरली हाफ ईयरली आप टोटल करो सेल का, तो सेल बुक का अगर सेल का टोटल कर दिया तो वो टोटल कहां भेजोगे, करेक्ट साइड में भेजोगे ना, सेल अकाउंट के, सेल अकाउंट के करेक्ट साइड में आएगा, सेल तो करेक्ट होती है ना भाई, तो गलत दे रखा है, डेबिट क्यों दे रखा है, करेक्ट साइड लिखो यहां पर। डेफिनेशन ऑफ फीचर इनिशियली जनरलाइज्ड इन अ जनरल प्रॉपर, क्या देखो मैंने कहा एक ही बात कही है मैंने, अगर कोई ट्रांजैक्शन कैश बुक में नहीं आ रही, परचेज बुक में नहीं आ रही, सेल बुक में नहीं आ रही, परचेज रिटर्न में नहीं आ रही, सेल रिटर्न में आ रही, तो वो ट्रांजैक्शन कहां आएगी, जनरल प्रॉपर में आएगी। तो बताओ डेफिनेशन कहां पर आएगा, किससे सकता, जनरल प्रॉपर में आएगा। If Ram has goods sold for cash, the entry will be recorded. अगर कैश में आपने माल बेचा है, क्रेडिट में बेचा है तो सेल बुक में आता, कैश में बेचा है तो कैश बुक में आएगा। Trade discount allow at the time of sold goods recorded in a cash book false. Trade discount कभी बुक अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते, false है कहानी, कैश बुक सोल्ड तो false तो कहीं रिकॉर्ड नहीं करता है। Periodical total of sale day book is posted to the sale return account, नहीं false, is posted to the sale account on the credit side। अभी तो सीखा कि टोटल जो पीरियोडिकल पीरियड मतलब मंथली का जो टोटल है सेल, टोटल मंथली सेल को कहां पोस्ट करेंगे, सेल अकाउंट में पोस्ट करेंगे, वो भी क्रेडिट साइड पर। ओवरकास्टिंग ऑफ द परचेज जनरल, अगर परचेज जो है वो बढ़ जाती है, ओवरकास्ट हो जाती है, वो तब तो परचेज अकाउंट बिल्कुल सही। अगर मैं कह रहा हूं परचेज बुक जो है वो बढ़ जाती है, बढ़, तो क्या वो परचेज अकाउंट को इफेक्ट करेगा, हाँ बिल्कुल यार, बढ़ेगी तो परचेज अकाउंट भी तो बढ़ जाएगा साथ में, अरे बात समझ में नहीं आ रही। ओवरकास्ट का मतलब होता है बढ़ना, गुड्स वर्थ 500 वहां से ज्यादा सोल्ड टू बढ़ता, 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिला, 5% का सेल टैक्स दिया, चार्ज एक्स्ट्रा, बाय दिस ट्रांजैक्शन ऑफ सेल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड टू 4500 रुपए। भाई मेरी बात सुनो, 5,000 रुपए है, पहले तो मैं ट्रेड डिस्काउंट माइनस करता हूँ 5%, ये हो गया 250 रुपए, फिर 5% माइनस करता हूँ सेल टैक्स, ये हो गया 250 रुपए, तो माइनस करने का जो भी अमाउंट आता है नेट, तो ये नेट अमाउंट शो करूंगा, ना तो ट्रेड डिस्काउंट आता है बुक्स अकाउंट में, ना ही सेल टैक्स अपनी बुक्स अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, तो नेट कितना होता है 4500 रुपए, तो 4500 रुपए अपनी बुक्स अकाउंट में शेयर अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा, क्योंकि गुड्स बेचा है 5,000 का गुड्स बेचा, जिसमें 250 का टैक्स चार्ज, 250 का डिस्काउंट दिया और 250 का सेल टैक्स दिया, जो नेट अमाउंट बच जाता है वो रिकॉर्ड करते हैं, ना तो सेल टैक्स आता है बुक्स अकाउंट में और ना ही ट्रेड डिस्काउंट बुक्स अकाउंट में आता है, तो जो नेट बच जाता है 4500 रुपए वो सेल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, 4500 रुपए सही है। क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, सेल इनवॉइस एंड सेल बुक, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, अगर मैं माल उधार बेचता हूं तो सेल बुक में आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा, क्या उसके लिए इनवॉइस देनी पड़ेगी, हाँ देनी पड़ेगी, इनवॉइस साइन करनी पड़ेगी, अगर मैं माल बाद भेजता हूं तो मुझे इनवॉइस देना पड़ता है, अगर मैं उधार पे बेचता हूं तो इनवॉइस देता है, अगर मैं कैश से बेचता हूं तो कैश मेमो होता है, उधार बेचूंगा तो इनवॉइस, कैश से बेचूंगा तो कैश मेमो, अगर मैं उधार बेचा तो इनवॉइस होगा सेल इनवॉइस, और उसको कहां करूंगा, सेल बुक में रिकॉर्ड करूंगा, बिल्कुल सही है। ड्यू टू डैमेज ऑफ गुड्स रवि सेंट क्रेडिट नोट 200 रुपए, इट विल बी रिकॉर्डेड इन द सेल बुक,
सेल रिटर्न में आएगा यार ऑब्वियसली भाई, अगर गुड्स रिटर्न हो रहे हैं डैमेज की वजह से रवि ने क्या करा, क्रेडिट नोट इशू कर दिया। क्रेडिट नोट कब होता है, जब सेल रिटर्न होती है, और सेल रिटर्न में सेल रिटर्न बुक में आएगा ना, सेल बुक में थोड़ी ना आएगा। फॉल्स है। सैलरी ड्यू फॉर द मंथ, सैलरी ड्यू है, ड्यू मतलब बकाया मंथ की, विल अपीयर ऑन विल अपीयर नो वेयर इन द कैश बुक। बिल्कुल सही बात है भाई, आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो सैलरी बिल पे करनी थी और हमने पे नहीं करी या मिलनी थी हमने नहीं दी, तो क्या वो कैश आया? नहीं, जब कैश आया नहीं तो कैश बुक में कैसे रिकॉर्ड होगा? ट्रू है, कैश बुक में रिकॉर्ड होगा ही। रिसिप्ट आर रिकॉर्डेड इन द कैश साइड ऑफ द कैश बुक, जो भी पैसा आएगा, तो जो अगर मुझे कोई पैसा मिलता है तो मैं कैश साइड में डालूंगा, कैश बुक के क्रेडिट साइड में। पैसे का आना डेबिट जाना क्रेडिट, कह रहा है कोई पैसा आएगा क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा, मैंने गलत, कोई पैसा आएगा डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा, यानी का क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। बहुत ठीक है, आए समझ। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कैश बुक इज नो द कैश एंड बैंक बैलेंस, में बिल्कुल सही बात है। कैश बुक बनाने का पर्पस ये होता है कि हमको पता चल जाए कि हमारे पास कैश में कितना पड़ा है पैसा और बैंक में कितना पैसा पड़ा है। पेड इंश्योरेंस बाय चेक, अगर मैं 1000 रुपए चेक से इंश्योरेंस पे करता हूँ, रिकॉर्डेड द कैश कॉलम बैंक कॉलम में आएगा भाई, वो भी क्रेडिट साइड में। अगर मैं 1000 से पेमेंट कर देता हूँ, चेक से पेमेंट कर देता हूँ, इंश्योरेंस कर देता हूँ, मेरा बैंक कम हो जाएगा और बैंक कॉलम में आएगा ना क्रेडिट साइड में, ये तो गलत ही है पूरा पूरा। हेलो भाई, परचेज रिटर्न बुक में डेबिट नोट इशू करते हैं, सेल रिटर्न बुक में क्रेडिट नोट इशू करते हैं। जनरल प्रॉपर्टी इज आल्सो नोन एज जनरल प्रॉपर्टी, जनरल इज आल्सो नोन एज जनरल प्रॉपर्टी। जनरल जो होता है वो जनरल प्रॉपर्टी कहा जाता है। क्रेडिट सेल करूंगा गुड्स के तो सेल बुक में आएगा, क्रेडिट परचेज करूंगा तो परचेज बुक में आएगा। ऐसा हलवा, तो बड़ा सिंपल था। पूरा अकाउंट करने के बाद अगर आपने एक क्लास देखी है तो मुझे पता है आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आपने पूरा अकाउंट करने के बाद ये क्लास नहीं देखी, आपने पहले देख ली, तो भैया कोई बात नहीं, देख लो, फिर दोबारा देख लेना जब अकाउंट खत्म हो जाएगा। आओ सर, लास्ट है और आज के बाद बेसिक खत्म होता है ढंग से, और मतलब कोर्स कंप्लीट होता है मेरी तरफ से जो मैंने आपको कराया। ठीक, लो भाई अब करते हैं मल्टीपल चॉइस और लास्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है हमारे पास। अगर नॉमिनल अकाउंट रिप्रेजेंट बोथ ए एंड बी, प्रॉफिट एंड गेन, अरे ये तो करा था, ये तो करा हुआ है दोस्त। ओहो, ये कॉपी करके पेस्ट कर दिया भाई उन्होंने। हाँ करा हुआ है, कॉपी करके पेस्ट कर दिया। लो भाई मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। ये करानी है सेम क्वेश्चन, दिखाऊं भी? आप अपनी बुक में वही खोले रखना, वही खोले रखना अपनी बुक में, ठीक है? इससे पहले जो करा था अपनी बुक में वही खोले रखना भाई, वही वाला जो पीछे वाला पेज था वही खोले रखना अपनी बुक में, और इससे पहला पेज देखना जो मैं सर करा। ये कराया था मैंने सर? हाँ सर आपने कराया है, बहुत यार आपको करा दिया। और मेरा तो क्लास खत्म हो गई यहाँ पर, मैं तो मजे ले गया, मजा आ गया भाई, मेरा टाइम बच गया। टाइम की बहुत वैल्यू है जिंदगी में, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको टाइम की वैल्यू समझना पड़ेगा। जितना टाइम आप वेस्ट करोगे ना उतना टाइम क्या क्या कर सकते हो आप, तो टाइम की अगर वैल्यू नहीं समझी, देखो याद है करा ये पूरा ये नॉमिनल अकाउंट। अगला देखो एसबीआई है, मैं अपनी फॉर्म में खोल रखा है। अगला देखो एसबीआई है, फिर देखो द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, फिर प्रीपेड रेंट है, फिर आपके पास इन अकाउंट है भाई, ये पूरा चेक कर लेना आप, ये पूरा देखिएगा। लाइन देख लेते हैं, कैश अकाउंट इज रियल अकाउंट वगैरह बताओ, लायबिलिटी अकाउंट आ गया, फिर इंटरेस्ट ओपनिंग एंटिटी गुडविल आ गया, यही है भाई, ठीक है खत्म, वही है पूरा। तो लो भाई कोर्स कंप्लीट। अगर आपने नहीं देखा पूरा कोई बात नहीं, दोबारा देख लेना कोर्स कंप्लीट करने के बाद, पर इनको मत छोड़ना भाई, ये सारी ट्रांजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई प्रॉब्लम आती है बेसिक करोगे, पूछ लीजिए इससे आप, कोई पता नहीं, और टाइम लग जाएगा थोड़ा बताने में, पर जरूर बताऊंगा, इग्नोर नहीं करूंगा, गारंटी। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आज क्लास के अंदर मेरे को लग रहा है अगर आपने पूरा पिक्चर करा है तो कोर्स कंप्लीट हो चुका है। आप बस प्रैक्टिस करिए इसकी जितनी ज्यादा सुनिए, स्कैनर्स को करिए, स्कैनर्स प्रैक्टिस करिए, स्कैनर करिए, ठीक है भाई। आज क्लास में इतना ही, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।